अस्सलामुअलैकुम। पोरस ने शिवानी को जो कुछ दिया था वो सब उसके अपने स्कॉटलैंड यार्ड वाले उससे छीन चुके थे। दिल तो उसी की तरफ माइल रहेगा जो देता रहा था, और अब तो बच्चे का एक खूबसूरत तोहफा दे रहा था। वो सोच के जरिए कहने लगी, पोरस कैसे संगदिल महबूब हो, मोहब्बत की इंतहा भी कर रहे हो और मुसाइब में भी उलझा रहे हो। वो एकदम से उछल कर बैठ गई। उसे अपने अंदर पोरस की आवाज़ सुनाई दी, अगर तुम मुझे चैलेंज ना करती तो मैं ये सब कुछ ना करता। मैंने कहा था तुम स्कॉटलैंड यार्ड वालों का एतमाद कायम नहीं रख सकोगी, मगर तुम मेरी बात मानने को तैयार नहीं थी। हाँ, ये मेरी गलती थी। तुम कहाँ हो, फौरन आ जाओ। यही बात मेरी समझो। हम पहले ही भांप लेते हैं कि आइंदा क्या हो सकता है। और ये बात तो आईने की तरह साफ नजर आ रही थी कि स्कॉटलैंड यार्ड वाले तुम्हारा निकाहनामा जरूर देखेंगे। तब उन्हें मेरी असलियत मालूम हो जाएगी। मैं उनकी गिरफ्त में नहीं आना चाहता था, इसलिए लंदन पहुंचने से पहले ही तुमसे दूर हो गया और मुझे मुसीबतों में छोड़ दिया है। क्या ये तुम्हारी मर्दानगी है? ऐसा न करता तो तुम्हें कभी अकल ना आती। जहाँ तक मर्दानगी का ताल्लुक है तो मैं तुम्हारी निगरानी कर रहा हूँ। तुम पर अब तक कोई आंच नहीं आई। परेशान हो रही हो, मगर तजुर्बात हासिल करने के लिए ऐसी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। मगर मैं नुकसान उठा रही हूँ। मेरे 3 टेलीपैथी जानने वाले मुझसे छीन लिए गए हैं। फिक्र न करो, कोई शेर के मुंह से लुकमा नहीं छीन सकता। वो तीनों टेलीपैथी जानने वाले 3J इन स्कॉटलैंड यार्ड वालों को बहुत महंगे पड़ेंगे। क्या वो तीनों मुझे मिल जाएंगे? क्या ये एक टेलीपैथी जानने वाला शौहर काफ़ी नहीं है? तुम श्योर हो? मैं उन्हें अपना मामूल बनाकर रखना चाहती हूँ। स्कॉटलैंड यार्ड के तमाम ओहदेदार मेरे लिए चैलेंज बन गए हैं। मैं उन्हें चैलेंज का जवाब दूंगी। ये मैं बताऊंगा कि चैलेंज का जवाब कैसे दिया जाता है। 1 घंटे बाद फिर अदालत में हाजिर होने जाओगी। ये सारी बातें भूलकर प्यारो मोहब्बत की बातें करो। सिर्फ मोहब्बत की बातें करूँ? क्या यहाँ आकर मुझे सीने से नहीं लगाओगे? मेरे अंदर अपने बच्चे को महसूस नहीं करोगे? मैं बयान नहीं कर सकती कि माँ बनने के लिए मेरे अंदर कितनी मुसरतें भर गई हैं। मैं तुम्हारे ख्यालात पढ़कर मालूम कर रहा हूँ। पहले ये बताओ, तुमने दिल से पोरस को कबूल किया है? यह अहमकाना सवाल है। तुम आंद्रे हो या पोरस, कोई भी नाम अपने मर्द का हो सकता है। मैं तो सब कुछ भूलकर सबसे पहले अपने बच्चे के बाप को कबूल कर रही हूँ। उसके बाद पोरस की शख्सियत और फरहाद अली तैमूर का ख़ानदान मुझे मुतासिर करने के लिए बहुत है। तो फिर ये बताओ, मैं तुम्हें जहाँ ले जाऊँगा वहाँ जाओगी? मेरे मुनासिब फैसलों से इनकार नहीं करोगी? नहीं करूँगी। कहाँ ले जाने का इरादा है? हम तकरीबन 6 माह तक मुख्तलिफ ममालिक में रहेंगे। जब तुम्हारी ज़च्की का वक्त करीब आएगा तो तुम बाबा साहब के दायरे में चली जाओगी। वो खुश होकर बोली, मैं बाबा साहब के दायरे में जाऊंगी? जहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता वहाँ मुझे रहने की इजाज़त मिलेगी। क्यों, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है? यकीन क्यों नहीं आएगा? मैं फरहाद अली तैमूर की बहू हूँ। तुम मेरे पास कब आ रहे हो? मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे अंदर हूँ, तुमसे बोल रहा हूँ। मेरी जिस्मानी मौजूदगी चाहती हो तो ज़रा इंतज़ार करो। पहले स्कॉटलैंड यार्ड वालों से निमट लो। वो 2 घंटे बाद अदालत में हाजिर हुई। जज के सामने तमाम आला ओहदेदार बैठे हुए थे। वो भी एक कुर्सी पर बैठ गई। डायरेक्टर जनरल ने कहा, मी लॉर्ड, हमारे 3 टेलीपैथी जानने वाले जे काफू, जे फ्लोर, जे सामू यहाँ ख्याल ख्वानी के जरिए मौजूद हैं। हमने उन तीनों को बहुत सख्त हिफाजती इंतजामात में रखा है। उन्हें पब्लिक प्लेस में लाया जाएगा तो दुश्मन उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे, लिहाजा वो जिस्मानी तौर पर यहाँ हाजिर नहीं होंगे। हमारे ये 3 नौजवान जासूस यहाँ बैठे हुए हैं, वो तीनों इनके दिमाग में मौजूद हैं। जज ने कहा, मैं इस इदारे की बेहतरी और सलामती के लिए उन तीनों की नादीदा मौजूदगी को तस्लीम करता हूँ। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। डायरेक्टर जनरल ने कहा, हमारे 3J ने पोरस से रब्ता किया था और उसी शिवानी से रब्ता करने के सिलसिले में यहाँ बयान देने के लिए कहा गया। उसने हाजिर होने का वादा किया है। अगर वो वादे का पाबंद है तो अपनी हाजिरी का सबूत दे। एक आला ओहदेदार ने अपनी जगह से उठकर कहा, मैं जॉर्ज फर्नांडो हूँ, लेकिन इस वक्त मेरी शख्सियत गुम हो गई है। मैं पोरस हूँ और इसके अंदर रहकर बोल रहा हूँ। मिस्टर पोरस, क्या आप शिवानी को अपनी बीवी तस्लीम करते हैं? तस्लीम करता हूँ। मैंने हांगकांग के रजिस्ट्रार ऑफिस में शिवानी से शादी की थी। क्या तुमने अपना असल नाम छुपाया था और खुद को आंद्रे कहा था? हाँ, शिवानी को यह दावा था कि उनकी निगाहों की गर्मी सामने वाले को सच बोलने पर मजबूर करती है, और ये मैंने देखा था। कोई भी शख्स उसके सामने आकर अपनी असलियत बयान कर देता था। मैं अपनी गैर मामूली कुव्वतों को आजमाना चाहता था, इसलिए मैंने उसे एक फर्जी नाम आंद्रे बताया। उससे कई मामले में झूठ बोलता रहा ताकि अपनी गैर मामूली नज़रों से मेरा सच पकड़ ले, लेकिन यह नाकाम रही। मैंने सोचा था हांगकांग से वापसी पर उसे अपनी असलियत बता दूंगा, लेकिन तुमने वापसी पर भी असलियत नहीं बताई। उसे अब तक धोखा क्यों दे रहे हो? धोखेबाज होता तो इस अदालत में हाजिर न होता। शिवानी मेरी मोहब्बत है, मेरे होने वाले बच्चे की माँ है। मैं दूर रहकर भी उसकी निगरानी और हिफाजत करूँ। मगर तुम उससे दूर क्यों हो? मैं शिवानी से नहीं, तुम लोगों से दूर हूँ। मैं जानता था जब निकाहनामे के जरिए तुम लोगों को मालूम होगा कि मैं पारस हूँ तो शिवानी पर शुबा किया जाएगा कि हमसे मिलकर आप लोगों के खिलाफ साजिश कर रही है। लेकिन शिवानी का दावा है कि तुम सब उस पर अंधा एतमाद करते हो।
ये कभी झूठ नहीं बोलती है, धोखा नहीं देती है, इस इदारे की वफादार है, लिहाजा उस पर शुबा नहीं किया जाएगा। आज मैंने यह साबित कर दिया है कि तुम उसकी तमाम खूबियों, कारनामों और वफादारियों को खाक में मिलाकर उस पर शुबा कर रहे हो, जबकि उसने एक छोटी सी गलती भी नहीं की है। स्कॉटलैंड यार्ड के खिलाफ कोई साजिश नहीं की है, इसके बरक्स फ़ायदा पहुंचा है। इस इदारे को मशीन का नक्शा ला कर दिया। डायरेक्टर जनरल ने पूछा, हमारे इदारे से कभी तुम्हारी दोस्ती नहीं रही, फिर दोस्ती के बगैर तुमने मशीन का नक्शा हमें क्यों दिया है और इसे देकर हमसे कुछ हासिल नहीं किया? अगर तुम लोगों से हमारी दोस्ती नहीं थी तो दुश्मनी भी नहीं थी। ये अलग बात है कि हम कभी एक दूसरे के काम नहीं आए। अब मैंने दोस्ती की इब्तदा की है तो इसमें शिवानी का जुर्म क्या है? अगर दोस्ती करना चाहते हो तो अपना नाम बताकर मशीन का वो नक्शा तोहफे के तौर पर पेश करते। नाम ना बताने के बावजूद तोहफा अपनी जगह अहम है। मैं कह चुका हूं कि सिर्फ शिवानी को सबक सिखाना चाहता था। वो आप सब पर इतना ज़्यादा एतमाद कर रही थी जो उसे नुकसान पहुंचाने वाला था, और ये बेचारी एतमाद के बायस नुकसान उठा रही है। इस इदारे की एक आला ओहदेदार है, लेकिन मुलजिमा बनकर अदालत में खड़ी हुई है। अब उसे अकल आ गई है। मैंने सबक सिखा दिया, इसलिए खुद को जाहिर कर रहा हूँ। तुमने दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक हथियार पैदा करने वाली मशीन का नक्शा हमें दिया है। ये कोई मामूली बात नहीं। इसके पीछे तुम्हारे और तुम्हारे बाप के और बाबा साहब के इदारे के अहम मकासद हैं, जिन्हें तुम छुपा रहे हो। हमें खुलकर अपने मकासद बताओ। तुम लोग हमारे मकासद समझना चाहो तो आसानी से समझ लोगे। जब से चीन में यह मशीन तैयार हुई है, तमाम दुनिया में खलबली पैदा हो गई है। अमेरिका फिर एक नई मशीन तैयार कर रहा है। इसराइल में जो मशीन तैयार हो चुकी है, उसकी तैयारी के पीछे हमारा हाथ रहा है। हम चाहते हैं दुनिया के तमाम बड़े ममालिक में ये मशीन और टेलीपैथी जानने वाली फ़ौज मौजूद हो। जिस तरह एटम बमों की मौजूदगी के खौफ से कोई एक दूसरे के मुल्क पर बड़ा हमला नहीं करता है, उसी तरह टेलीपैथी जानने वाली फ़ौज हर मुल्क में मौजूद होगी, तो कोई किसी के खिलाफ साजिश नहीं कर सकेगा। ख्याल ख्वानी के ज़रिए सभी को एक दूसरे का कच्चा चिट्ठा मालूम होता रहेगा, और वे एक दूसरे से मोहतात भी रहा करेंगे, महफूज भी रहा करेंगे। तुम बड़े मजबूत दलाइल के साथ अपने नेक इरादों का इजहार कर रहे हो, लेकिन ये बात अकल तस्लीम नहीं करती कि तुम फरिश्ता बनकर सारी दुनिया में ताकत का तवाज़न कायम कर रहे हो और हर मुल्क को मशीन का नक्शा बांटते फिर रहे हो। तुमने चीन के बाद यह नक्शा हमें दिया है, क्या वाकई दूसरे मुल्कों को भी दे रहे हो? रफ्ता रफ्ता दूसरे मुल्कों में मशीनें तैयार होती रहेंगी, टेलीपैथी जानने वाले बेशुमार लोग पैदा होते रहेंगे, तब आपको हमारी बात का यकीन आएगा। हम देखेंगे कि आइंदा ऐसा होगा या नहीं, लेकिन जब तक तुम्हारे नेक इरादों का सबूत नहीं मिलेगा, हम इसे गहरी और ना समझ में आने वाली साजिश समझते रहेंगे, और तब तक शिवानी हमारी नज़रों में मशकूक रहेगी। हम उसे लंदन से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देंगे, उसकी सख्ती से निगरानी की जाएगी। पोरस ने कहा, साफ लफ्ज़ों में फ़ैसला सुनाओ कि शिवानी को यहाँ कैदी बनाकर रखेंगे। जज ने कहा, यह ज़मानत के तौर पर यहाँ रहेगी। आइंदा कभी किसी साजिश के बायस हमें नुकसान पहुँचेगा तो शिवानी को सज़ा दी जाएगी। फरहाद अली तैमूर की बहू को कैदी बनाने का फ़ैसला सुनाने से पहले अच्छी तरह सोचने के अपने लिए कैसे कैसे मसाइल पैदा करने वाले हैं। अगर आपकी कस्टडी में रहने से शिवानी को एक ज़रा भी नुकसान पहुँचेगा तो फिर इस आलमी और शोहरत याफ्ता इदारे की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। शिवानी को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। हम सिर्फ उसे ज़मानत के तौर पर उसके बंगले में नज़रबंद रखेंगे, ये वहाँ आराम से रहेगी। उन्होंने शिवानी को कैदी बनाकर रखने का फ़ैसला सुना दिया। पोरस इस फैसले के खिलाफ उसी वक्त कार्रवाई कर सकता था, लेकिन वो खामोश रहा। उसने शिवानी से कहा, मेरी जान, ये तुम एक दिन के लिए भी कैदी बनाकर नहीं रख सकेंगे। इन्हें अपने हिफाजती इंतजामात पर बड़ा नाज है। मैं आज रात ही तुम्हें यहाँ से निकाल ले जाऊँगा। उन 3 बदनाम ज़माना मुजरिमों को बड़ा फ़ख्र था कि वो नाकाबिल गिरफ्त और नाकाबिल शिकस्त हैं। उनमें से आयरन मैन शिकस्ता हो चुका था, ज़िंदगी से टूट फूट कर इस दुनिया से नाबूद हो चुका था। बाकी 2 रह गए थे। उनमें से एक द किल्लर और दूसरा द विनर था। द किल्लर संगदिल कातिल था, दूसरों की मौत लाता था। अब अपनी मौत आंखों के सामने नजर आ रही थी, ऐसी मौत जिससे वो पीछा नहीं छुड़ा सकता था। टेलीपैथी एक ऐसा हथियार था जिससे बचने के लिए वो कोई ढाल नहीं बना सकता था। वो परेशान होकर अपने साथी से बोला, मिस्टर विनर, क्या वो टेलीपैथी जानने वाले हमारा पता ठिकाना और फ़ोन नंबर जानते होंगे? द विनर ने कहा, मैं क्या बताऊँ, मुझे तो हैबत से नींद नहीं आती। मुझे बड़ा गुरूर था कि मैं ज़िंदगी में हमेशा जीतता रहा हूँ, लेकिन ये ख्यालख्वानी करने वाले किसी भी लम्हे में मुझे मौत दे देंगे। वो दोनों बार बार नानाक्का से रब्ता कर रहे थे और कह रहे थे, तुमने अपने फ़ायदे के लिए इन टेलीपैथी जानने वालों से दोस्ती की, लेकिन वो हमसे दुश्मनी कर रहे हैं। उन्होंने आयरन मैन को मार डाला है और तुम उनसे कुछ नहीं कह रहे हो। नानाक्का ने कहा, तुम सब मेरे लिए अहम हो और अहम रहोगे। मैं उन टेलीपैथी जानने वालों का मुहासबा कर रहा हूँ। वो कस्में खाकर कह रहे हैं कि उन्होंने आयरन मैन को हलाक नहीं किया है, और तुम उनकी कस्मों पर एतबार कर रहे हो। हम आज तक इतनी राजदारी से ज़िंदगी गुजारते आ रहे हैं, कोई दुश्मन आज तक हमारे साए तक भी नहीं पहुँच सका, मगर तुम्हारे टेलीपैथी जानने वाले पहुँच गए। टेलीपैथी जानने वाले दूसरे दुश्मन भी हैं। फरहाद ने आयरन मैन को हलाक किया होगा। फरहाद से हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा। दुनिया में बेशुमार मुजरिमों की तरह हम भी मुजरिम हैं, उसे हम मुजरिमों से भला क्या दुश्मनी होगी? दुश्मन तो तुम्हारे टेलीपैथी जानने वाले हैं। हम उनके खिलाफ तुमसे शिकायतें करते रहे हैं, वो हमारी मुखालफत बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं।
आयरन मैन के बाद अब हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नानाका ने यकीन दिलाया, ऐसा नहीं होगा। चारों टेलीपैथी जानने वाले तुम दोनों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नानाका अपने महल के एक हिस्से में बैठा हुआ था। उसके आसपास और पीछे मुहाफिज सैमुराई खड़े हुए थे। उसके सामने 4 सिक्योरिटी गार्ड्स थे। उन चारों के अंदर बायरन टोड, हार्वे, बेकर ब्राइट और साइमन मौजूद थे। नानाका अपने कान से रिसीवर लगाए द किलर और द विनर की बातें सुन रहा था और वो चारों टेलीपैथी जानने वाली बातों के जवाब दे रहे थे, अपनी तरफ से सफाई पेश कर रहे थे। मुझे इल्ज़ाम दे रहे थे कि मैं उनके साथी को हलाक करके आपस में इख्तलाफात पैदा कर रहा हूँ। वो दोनों ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका साथी अपनी मौत से पहले उनके खिलाफ बयान दे चुका था और वो ये जानते थे कि मुझसे उनका कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। ताल्लुक तो सिर्फ उन्हीं चारों से था। इस मामले ने नानाका को भी उलझा दिया था। वो मानता था कि मैं उन्हें आपस में लड़ाने की साजिश कर सकता हूँ, लेकिन ये यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उनके अंदर पहुँच सकता हूँ। फिर वह मुजरिम नानाका से भी ज़्यादा पुरस्रार थे, बड़ी हिकमत अमली से छुप कर रहते थे। नानाका का ख्याल था कि मैं उन पुरस्रार मुजरिमों तक ना पहुँच सकूँगा और ना ही मैं उन्हें जानता हूँ। उसे शुबा था कि बायरन टोड वगैरह उसके लिए काम तो कर रहे हैं, लेकिन महल के अंदर और बाहर उसके खास आदमियों के दिमागों में घुस रहे हैं, उसके अहम राज मालूम कर रहे हैं। इस तरह वो उसके खास मुशीर आयरन मैन के अंदर भी पहुंच गए थे, उसे हलाक कर दिया था। अब नानाका को अपने 2 मुशीरों की फिक्र थी। वो उन चारों टेलीपैथी जानने वालों को भी नाराज़ नहीं करना चाहता था। उसने कहा, तुम कहते हो कि फरहाद ने मेरे एक मुशीर को मार डाला है। चलो मैं यकीन करता हूँ, लेकिन मेरे बाकी 2 मुशीरों को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। बायरन टोड ने कहा, जब हम तुम्हारे 2 मुशीरों को जानते नहीं हैं तो उन्हें कैसे नुकसान पहुँचाएंगे? तुम ये क्यों समझ रहे हो कि तुम्हारे आदमियों को हमसे नुकसान पहुँच रहा है? नानाका ने कहा, मेरा ज़हन बुरी तरह उलझा हुआ है। अकल कहती है कि फरहाद मेरे मुशीरों को नहीं जानता है। अगर किसी तरह जान भी ले तो उन्हें हलाक करके कुछ हासिल नहीं कर सकेगा, और जब वो मेरे मुशीरों तक पहुंचेगा तो मुझ तक पहुंचने का भी रास्ता निकाल लेगा, और वो तो यही चाहेगा कि मेरे अपनों में से किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर खामोशी से मेरी शारक तक पहुंच जाए। उसे रास्ता मिलते ही वो एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करेगा, फ़ौरन मुझे मार डालेगा। हार्वे ने कहा, नानाका तुम हम पर शुबा कर रहे हो, खुलकर नहीं बोल रहे हो कि हमारी दोस्ती पर एतमाद नहीं रहा? वो बोला, हमारी तुम्हारी गहरी दोस्ती है। मुझे यकीन है कि तुम में से कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन मेरे वो तीनों मुशीर तुम्हारी मुखालफत करके मुसीबत में पड़ गए हैं। अगर तुम सब उन दोनों की हिफाजत करोगे, उन्हें जाने नुकसान नहीं पहुंचने दोगे, तब मैं सोचूंगा कि वाकई किसी दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले ने आयरन मैन को हलाक किया था। बायरन टोड ने कहा, हमारी कोशिश होगी कि तुम्हारे दोनों मुशीरों को कहीं से किसी तरह का नुकसान ना हो। नानाका ने द किलर और द विनर से फ़ोन पर कहा, ये चारों वादा कर रहे हैं कि तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा। तुम दोनों भी अपने तौर पर सख्त हिफाजती इंतजामात रखो। फिर उसने बायरन टोड को मुखातिब करते हुए कहा, इतला मिली है कि मैडम मार्ली पिछली रात अपने साली कॉटेज में थी, अब भी वहाँ हो सकती है। वो तन्हा है, पता नहीं फरहाद कहाँ है। क्या इस मौके से फ़ायदा उठा सकते हो? हाँ, फ़ायदा तो हर मौके से उठाया जा सकता है, लेकिन फरहाद की एक एक हरकत पर गौर करना होगा। मार्ली पर 2 बड़े हमले हो चुके हैं। ये समझना होगा कि वो मार्ली को तन्हा छोड़कर कहाँ गया है। हम अभी जा रहे हैं, पहले मुकम्मल मालूमात हासिल करेंगे, हर तरह से इत्मीनान हासिल करेंगे, फिर एक कामयाब हमला करेंगे। बायरन टोड, हार्वे, बेकर ब्राइट और साइमन सभी वहाँ से ख्याल ख्वानी की परवाज़ करते हुए गए। फिर मेरे और मार्ली के सिलसिले में मुख्तलिफ ज़राए से मालूमात हासिल करने लगे। उन्हें मालूम ना हो सका कि मैं कहाँ हूँ, और मार्ली इस वक्त तक एक फ़्लाइट से लंदन के लिए रवाना हो चुकी थी, और ये बात उन्हें अभी मालूम नहीं हो सकती थी। द किलर और द विनर को किसी हद तक इत्मीनान हुआ था कि वो महफूज रहेंगे, लेकिन ये बात खटक रही थी कि वो टेलीपैथी जानने वाले उनका पता ठिकाना और फ़ोन नंबर जानते हैं। अब वो पहले की तरह छुपकर आज़ादी से ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगे, हमेशा उन ख्याल ख़्वानी करने वालों के रहमो करम पर रहेंगे। मैंने द किलर के अंदर कहा, यही होता रहेगा। जब नानाका ने कहा है तो हम तुम में से किसी को भी अभी कत्ल नहीं करेंगे। उसे यकीन दिलाते रहेंगे कि आयरन मैन को फरहाद ने कत्ल किया है। फिर कभी कोई तो हादसा तुम में से किसी को पेश आएगा, तब नानाका शुबा नहीं करेगा, उसे तुम्हारी हादसाती मौत समझकर सब्र कर लेगा। मैं उन्हें दहशत में मुब्तला करके एक सैमुराई के दिमाग में आया। वहाँ पता चला 2 सैमुराई तलवारबाजी का मुजाहरा करते हुए जख्मी हो गए थे। उन्हें तिब्बी इमदाद पहुँचाई जा रही थी। मैं उन दोनों के दिमागों में पहुँच गया। ये बाद में मेरे काम आने वाले थे। सोनिया के मंसूबे के मुताबिक मार्ली लंदन पहुँच गई। उसने एक बहुत महंगे होटल में अपने लिए एक स्वीट रिजर्व कराया था। बड़े शाहाना अंदाज में वहाँ पहुँची थी। सोनिया की मातियत उसका इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने अंडरवर्ल्ड के गॉडफादर जिम काफ के ख़ास मातियतों को अपना आलाकार बनाया था। उनके ज़रिए शाम का वो अखबार जिम काफ के सामने पेश किया, जिसमें मैडम मार्ली की तस्वीर शाया हुई थी, और ये लिखा हुआ था कि हांगकांग की जजीरा लिन ताओ की मालिक मैडम मार्ली लंदन आई हुई है। उसका क़याम होटल मैरियट में है। जिम काफ ये खबर पढ़ते ही खुश हो गया। उसने फ़ौरन ही अपने मातियतों से कहा, हमारे दर्जनों वफादारों को हुक्म दो कि वो होटल मैरियट के बाहर और अंदर किसी न किसी बहाने दिन रात मौजूद रहें। किसी वक्त किसी भी लम्हे में उनकी खिदमत की ज़रूरत पेश आ सकती है। फिर उसने लंदन के मेयर से फ़ोन पर कहा, मैं जिम काफ बोल रहा हूँ,
यहाँ फार ईस्ट जजीरे की एक मलका मैडम मार्ली आई हुई है। मैं उसकी मेज़बानी का शरफ़ हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन वो कबूल नहीं करेगी। आप इस शहर के मेयर हैं। होटल मैरियट के मालिक को हुक्म दें कि मैडम मार्ली के क़याम ताम के सिलसिले में कभी कोई बिल पेश ना किया जाए। उसके लंदन के तमाम अखराजात मैं अदा करूँगा। मेयर ने कहा, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं इससे भी ज़्यादा चाहता हूँ। आप मार्ली से कह दें कि वो जब तक यूके और दूसरे बैरूनी ममालिक के दौरे पर रहेगी, उसके तमाम अखराजात हर मुल्क के हर शहर का मेयर बर्दाश्त करेगा। वो पहली बार यूरोप आई है। हम अपनी रवायात के मुताबिक मेहमान नवाजी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। मेयर ने मुस्कुरा कर पूछा, क्या मार्ली बहुत खूबसूरत है? आप तो बहुत ज़्यादा मेहरबान हो रहे हैं। कुछ ऐसी ही बात है, उसे मेहरबान करने के लिए मेहरबानियाँ कर रहा हूँ। प्लीज़ फ़ौरन रब्ता करें। मेयर ने मैडम मार्ली से रब्ता किया और उसे ये इतला दी कि वो यहाँ एजाज़ी तौर पर जब तक चाहे क़याम करे। मेयर उससे आज रात डिनर के वक्त मुलाकात करेगा। मार्ली ने शुक्रिया अदा करके फ़ोन बंद किया। फिर खुश होकर सोचने लगी, क्या मैं इतनी खुश हूँ कि यहाँ आते ही अखबारात में मेरी तस्वीरें शाया हो गई और इससे शहर का मेयर मेरा मेज़बान बन गया। अगर मेयर के अलावा कोई और ऐसी बात करता तो उसे शुबा होता कि अंडरवर्ल्ड के लोग उससे दोस्ती करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। फिर वैसी ऑफ़र कबूल ना करती। रात के लिए डाइनिंग हॉल में एक बड़ी सी टेबल उसके लिए रिजर्व की गई थी। उसे फ़ोन के ज़रिए इतला दी गई, मेयर साहब आ रहे हैं, प्लीज़ आप डाइनिंग हॉल में तशरीफ़ ले आएँ। वो खूब बन संवर कर नहायत कीमती लिबास पहनकर डाइनिंग हॉल में आई। एक मेज़ पर उसके नाम की तख्ती रखी हुई थी। वहाँ एक खूबरू सेहतमंद जवान बैठा हुआ था। उसने उठकर पूछा, मेरा ख्याल है आप मैडम मार्ली हैं? वो मुस्कुरा कर बोली, हाँ, और आप शायद इस शहर के मेयर हैं। दोनों ने मुसाफिया किया, फिर एक दूसरे के सामने मेज़ के अतराफ़ बैठ गए। मार्ली ने कहा, आप मुझे जानते हैं, लेकिन आपने अपना नाम नहीं बताया। जिम काफ ने मुस्कुरा कर कहा, मैं इस शहर के मेयर का छोटा भाई हूँ। मेरा नाम जेम्स काफमैन है। मेयर बहुत मसरूफ़ हैं, इसलिए मैं मेज़बानी का शरफ़ हासिल करने आया हूँ। वो बोली, मुझे खुशी है कि आप लोग मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं। वो बोला, तुम इतनी हसीन और पुरकशिश हो कि सिर्फ इज्जत करने को ही नहीं, मोहब्बत करने को भी दिल चाहता है। सोनिया का एक ख़ास मातियत मार्ली के अंदर मुस्तकिल रहता था। वो उसे जिम काफ की तरफ माइल कर रहा था, उसके जहन को उसकी शख्सियत से मुतासर कर रहा था। उसने हुस्न की तारीफ़ की तो मार्ली ने बुरा नहीं मनाया। अपने मजाज के खिलाफ मुस्कुरा कर कहने लगी, तुम भी बहुत खूबरू और स्मार्ट हो। मैं सोच रही थी, पहली बार इस अनजाने मुल्क में आई हूँ, पता नहीं यहाँ के लोग कैसे होंगे। हर मुल्क और हर शहर के लोग अच्छे कम होते हैं, बुरे ज़्यादा होते हैं। अगर मुझसे दोस्ती रहेगी तो यहाँ के गलत लोगों से महफूज रहोगी। क्या तुम मुझे इतना वक्त दे सकोगी? तुम चाहोगी तो सारी ज़िंदगी वक्त देता रहूँगा। वैसे तुम्हें पूरे यूरोप की सैर करना चाहिए। यहाँ के मनाजिर काबिल दीद हैं और स्विट्ज़रलैंड का तो जवाब ही नहीं। मैं बचपन में कई बार आ चुकी हूँ, फिर शादी के बाद यहाँ ना आ सकी। तकरीबन 12 बरस के बाद आई हूँ। जिम काफ ने मायूसी जाहिर की। अच्छा, तो तुम्हारी शादी हो चुकी है? शादी हुई थी, मैं 2 बरस के बाद ही बेवा हो गई। 10 बरस से तनहा ज़िंदगी गुजारी हूँ। तुम्हारी जैसी हसीन और जमील खातून को तनहा नहीं रहना चाहिए, कोई भी चुरा कर ले जाएगा। वसते हुए बोली, मैं मोम की बनी हुई औरत नहीं हूँ। आज तक किसी ने मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं की। मैं हमेशा आज़ाद व खुद मुख्तार ज़िंदगी गुजारती हूँ। लेकिन यह जगह तुम्हारे लिए अनजानी है। तुम बहुत मशहूर मारूफ हो, तुम्हारे दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा हैं। क्या अपनी हिफाजत की खातिर मेरा साथ गवारा करोगी? तुम एक अच्छे, मजबूत और सेहतमंद जवान हो। मैं पहली मुलाकात में तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। उन्होंने खाने से पहले विस्की का ऑर्डर दिया। जिम काफ ठहर ठहर कर संभल कर पीता रहा और बातें करता रहा। वह ज़रा तेज़ी से पीने की आदी थी। चौथा पैग पीने लगी तो जिम काफ ने कहा, अब खाना मंगवाया जाए? वो बोली, अभी तो पीने में मज़ा आ रहा है। तुम बहुत अच्छी बातें करते हो, और 2 पैग पीने के बाद खाना खाऊंगी। वो बोला, ज़्यादा पीने के लिए डाइनिंग हॉल मुनासिब नहीं है, बेहतर होगा अपने स्वीट में चलकर पियो। वो राज़ी हो गई। दोनों वहाँ से उठकर लिफ्ट के जरिए 7th फ्लोर पर आए। जिम काफ ने उसके स्वीट में पहुंचकर दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर उसका हाथ पकड़कर अपनी आगोश में खींचकर बोला, मेरा नाम जेम्स काफमैन है। इस नाम का इख्तिसार है जिम काफ। वह ज़रा चौंक गई, मगर परेशान नहीं हुई। उसके दिमाग में ये बात नक्श की गई थी कि लंदन में जो भी शख्स उसे मिलेगा वो उसे कबूल करेगी। उसने पूछा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम जिम काफ हो? एक अरसे से मेरे पीछे पड़े हो। मुझे पहले मालूम होता कि तुम इतने खूबरू और स्मार्ट हो तो मैं उसी वक्त तुम्हें कबूल कर लेती। तुम सच्चे आशिक हो। यहाँ आते ही मुझे असीर कर लिया। उसने अपनी बाहों का हार उसे पहना दिया। दोस्ती की इब्तदा हो गई, मोहब्बत होगी, शादी भी हो जाएगी। कोरोना ने आंखें खोलकर देखा, सुबह हो गई थी। वो अपने बेड पर बड़ी बेतरतीबी से पड़ी हुई थी। वो सोचने लगी, पिछली रात कब अपने कमरे में आई थी, और जब आकर सोने लगी थी तो उसने लाइट क्यों नहीं बुझाई। दिन निकल आया था और लाइट अभी तक ऑन थी। उसे रोशनी में नींद नहीं आती थी। इसके बावजूद वो गहरी नींद सो गई थी। फिर उसने महसूस किया कि उसके बदन पर सिर्फ एक चादर है। लिबास का एक हिस्सा बिस्तर पर और दूसरा हिस्सा फर्श पर पड़ा हुआ था। उसने हैरानी से सोचा, मैंने लिबास क्यों नहीं पहना, उसे क्यों इस तरह फेंक दिया था। वो उठकर बैठ गई, परेशान होकर सोचने लगी। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था कि पिछली रात क्या हो चुका है। फिर पारस ने उसकी सोच में कहा, वो कोई था, हाँ कोई था। उसने समझाया था, मुझे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है मेरी बेहतरी के लिए हो रहा है।
वह अपने तौर पर सोचने लगी, हाँ मुझे याद आया, मुझे फ़ौरन गुसल से फारिग होकर एक नए सफ़र की तैयारी करनी है। टेलीपैथी के ज़रिए नया पासपोर्ट हासिल करना है, इस मुल्क से फ़ौरन बाहर जाना है, वरना अल्पा मुझे फिर अपना मामूल बना लेगी। और नो, अब मैं किसी के ज़ेर असर नहीं रहूँगी। वो बेड से उतरकर बाथरूम में चली गई। गुसल वगैरह करने के दौरान में ख्याल ख्वानी करती रही। फिर उसने आईने के सामने बैठकर अपने चेहरे को आर्जी मेकअप के ज़रिए तब्दील किया। एक खुदकार कैमरे से अपनी कई तस्वीरें उतारी। फिर वह सब कुछ लेकर पासपोर्ट ऑफिस के एक आला अहदेदार के पास पहुंच गई। उसके दिमाग पर कब्जा जमा कर कहा, अभी 1 घंटे के अंदर मेरा पासपोर्ट तैयार कराओ, और जब तक मैं यहाँ रहूँ किसी से मुलाकात ना करो। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी सूरत देखे। उस अहदेदार ने उसके अहकामात की तामील की। 1 घंटे के अंदर पासपोर्ट तैयार हो गया। इसी तरह करोना ने ट्रैवलिंग एजेंसी में जाकर एक फ़्लाइट में अपने लिए एक सीट हासिल की। फिर वापस अपने बंगले में आकर सफरी बैग में अपना ज़रूरी सामान रखने लगी। पारस ने पिछली रात उसे हिप्नोटाइज़ किया था। उसके जहन से अपने बारे में ये बात मिटा दी थी कि कभी वो उसके करीब आया था। अब वो उसी पारस को जानती थी जो 6 इंच कम होने के बाद एल्पा के पास रह गया था। उसके दिमाग में यह भी नक्श किया गया था कि उसके अंदर कभी कभी मशवरे देने वाली सोच उभरती रहेगी और वो उन मशवरों पर अमल करती रहेगी। शाम को 5 बजे उसकी फ़्लाइट जर्मनी के एक शहर फ्रैंकफर्ट जाने वाली थी। वो इसमें सवार हो गई। उसके साथ वाली सीट पर पारस बैठा हुआ था। वो उसे नहीं पहचान सकती थी क्योंकि उसके जहन से उसने खुद को मिटा दिया था। करोना ने उस पर एक नज़र डाली, फिर उसके पास बैठ गई। पारस ने उसे देखा, फिर कहा, तुम मेरी हमसफ़र हो, मैं तुम्हें पहले ही समझा देता हूँ, मुझे लड़कियों का सिगरेट पीना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो नागवारी से बोली, क्या मैं तुम्हें सिगरेट पीती हुई दिखाई दे रही हूँ? मुझे क्या पता, अगर पी रही हो तो बुझा दो, नहीं पी रही हो तो नाराज़ नहीं होना चाहिए। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तुम इन लम्हात में कैंसर से महफूज हो। क्या तुम पागल हो या मुझसे लिफ्ट लेने के लिए यूं बेतुके अंदाज में बोल रहे हो? क्या सिगरेट नोशी से मना करने वाले पागल होते हैं या लिफ्ट लेने वाले दीवाने होते हैं? उसने नागवारी से दूसरी तरफ मुंह फेर लिया, लेकिन ख्याल ख्वानी के जरिए उसके अंदर पहुंच गई। उसके ख्यालात पढ़ने लगी। उसके ख्यालात ने बताया कि उसका नाम जैरी है। वो दुनिया में बिल्कुल तन्हा है। पता नहीं उसके माँ बाप और ख़ानदान वाले कौन है और कहाँ हैं। पता नहीं वो कब से पागल खाने में था। इलाज होने के बाद अपने वतन फ्रैंकफर्ट वापस जा रहा है। कोरोना को इत्मीनान हुआ कि वो कोई बहरूपिया नहीं है। कभी पागल था, अब नहीं है, फिर भी पूरी तरह नॉर्मल नहीं है। वो सोच रहा था कि फ्रैंकफर्ट पहुंचकर कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा और क्या करेगा। कोरोना ने उससे पूछा, क्या तुम पागल खाने से आ रहे हो? पोरस ने हैरानी से पूछा, तुम कैसे जानती हो? वो मुस्कुराकर बोली, मैं गैप की बातें जानती हूँ। वो खुश होकर बोला, मैं भी गैप की बातें जानता हूँ। मैं पागल खाने के डॉक्टरों को और वहाँ के अफसरों को उनके गुजरे हुए दिनों की बातें बताता था। फिर ये भी बताता था कि वो क्या सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं। वो मेरी बातें सुनकर हैरान होते थे। वो मुझे खूब खाने पीने को देते थे, मुझे साफ़ सुथरे कमरे में रखते थे और अच्छी तरह मेरा इलाज करते थे। कोरोना ने पूछा, तुम गैप की बातें कैसे बताते थे? क्या तुम्हें कोई इल्म आता है? मुझे कोई इल्म नहीं आता, मेरे दिमाग में आप ही आप बातें आने लगती हैं। मैं किसी को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो बोल रहा है। उसकी ज़ुबान चुप रहती है, होंठ बंद रहती हैं, फिर भी वो मुझसे कुछ ना कुछ बोलता रहता है। वो जहाज़ परवाज़ करने लगा। कोरोना ने पूछा, क्या तुम मुझे देखकर मेरे अंदर की बातें बता सकते हो? हाँ, जैसे दूसरे मेरे अंदर बोलते हैं वैसे तुम भी बोलोगी, तो मैं तुम्हारे बारे में बताऊंगा। ठीक है, मुझे देखो और मेरे बारे में कुछ बोलो। दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलने लगीं। कोरोना ने उसके अंदर रहकर सोचा, ये नामुमकिन है, भला ये गैप की बातें कैसे बताएगा। ऐसे ही वक्त कोरोना ने उसके अंदर अपनी सोच की लहरों को सुना। सोच की वो लहरें कह रही थी, मेरा नाम कोरोना है, मैं टेलीपैथी के जरिए गैप की बातें बता देती हूँ। टेलीपैथी के बगैर तुम कुछ नहीं बता सकोगे। कोरोना उसके दिमाग में अपनी सोच की लहरों को सुनकर हैरान हो रही थी। वो उसके अंदर ऐसे नहीं बोल रही थी, लेकिन आवाज़ और लबो लहजा बिल्कुल अपना था। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि पारस मक्कारी से उसके लबो लहजे में बोल रहा है। पारस ने उसे पूछा, क्या तुम्हारा नाम कोरोना है? शायद तुम यही नाम बता रही थी। वो बोली, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, मैं तो बिल्कुल चुप थी, फिर तुमने मेरा नाम कैसे मालूम किया? पागल खाने के डॉक्टर और अफसरान भी यही पूछते थे। अब मैं कैसे बताऊं कि अपने अंदर आवाज़ें सुनाई देती हैं। पहले मैं बहुत हैरान होता था, जब कुछ समझ में नहीं आया तो हैरान होना भूल गया। और हाँ, तुमने ये भी बताया है कि तुम टेलीपैथी के जरिए गैप की बातें बताती हो। कोरोना ने परेशान होकर सर घुमाते हुए इधर उधर देखा, फिर धीमी सरगोशी में बोली, खामोश रहो, ये बात कभी जुबान पर ना लाना कि मैं टेलीपैथी जानती हूँ। मैं जिसको भी उसके बारे में बताता हूँ वो यही कहता है कि मैं उसकी बात दूसरों के सामने जुबान पर ना लाऊं। तुम भी यही कह रहे हो। ठीक है, अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कह दूंगा कि तुम टेलीपैथी नहीं जानती हो। वो बोली, किसी से भी ये बोलने की ज़रूरत ही क्या है कि मैं टेलीपैथी नहीं जानती हूँ। अच्छा, तो कह दूंगा कि जानती हो। वो झुंझलाकर बोली, किस पागल से वास्ता पड़ गया? तुम्हें मेरे बारे में किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। टेलीपैथी का जिक्र तो भूल ही जाओ। तुम कहती हो तो भूल जाऊंगा, मुझसे दोस्ती करोगी? मुझे पागल से दोस्ती करके पागल खाने नहीं जाना। अब मुझे पागल खाने जाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर कह रहे थे मैं इतना समझदार हो गया हूँ कि दूसरों को पागल बनाकर पागल खाने भेज सकता हूँ।
डॉक्टरों ने दुरुस्त कहा है कि तुम किसी को भी पागल बना सकते हो, मगर मुझे नहीं बना सकोगे। एयर होस्टेस और स्टीवर्ड वगैरह शराब की ट्रॉलियाँ और ठंडे मशरूबात की ट्रॉलियाँ लिए मुसाफिरों के दरमियान से गुजर रहे थे। मशरूबात पीने वाले कम थे, शराब पीने वालों की तादाद ज़्यादा थी। वो ट्रॉली कोरोना और पारस के पास आकर रुकी। पारस ने शराब की छोटी सी बोतल ली, फिर इसे कोरोना की तरफ बढ़ाकर बोला, इसे पकड़ो। वो इनकार करना चाहती थी मगर उसके ज़ेर असर थी। उसने माइल किया। उसने बोतल को दोनों हाथों से पकड़ लिया। पारस ने शीशे का एक नाजुक सा जाम लेकर उसके सामने खाने वाली ट्रे पर रख दिया। फिर एयर होस्टेस से बोला, थैंक यू, मैं कुछ नहीं पीऊँगा। हॉस्टेस ट्रॉली धकेलती हुई आगे बढ़ गई। कोरोना ने हैरानी से पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? तुम कुछ नहीं पीते, फिर ये बोतल क्यों लिया? बोतल तुमने पकड़ी और मुझसे पूछ रही हो? तुम्हारे सामने जाम रखा हुआ है, पियो, शर्माओ नहीं। वो गुस्से से बोली, मैं ये बोतल तुम्हारे सर पर तोड़ दूंगी। तुमने कैसे समझ लिया? तुम कहोगे तो मैं पी लूंगी। इसमें समझने की क्या बात है? तुम मेरे साथ बैठी हुई हो, तुम्हें खिलाना पिलाना मेरा फ़र्ज़ है। उसने बोतल को पारस की गोद में फेंकना चाहा। वो ऐसा नहीं चाहता था। वो हाथों में बोतल पकड़े झुंझला रही थी, कह रही थी, पागल के बच्चे, मैं नशा नहीं करती हूँ, लेकिन तुम्हारी उम्र की यहूदी लड़कियां तो खूब पीती हैं। इसमें गुस्सा करने की बात नहीं, मगर तुम्हें तो बात बात पर गुस्सा आ रहा है। वो घूर कर बोली, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं यहूदी हूँ? तुम्हारा नाम करोना है, मेरी माँ का नाम भी करोना था और वो यहूदी थी। उसने परेशान होकर सर घुमाते हुए इधर उधर देखा, फिर धीरे से सरगोशी में बोली, मुझे करोना ना कहो, मेरा नाम मैरी है। लेकिन मुझे गैब से तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी थी, तुमने अपना नाम करोना बताया था। तुम्हारा गैब का इल्म झूठा है, मैं सच कह रही हूँ, मेरा नाम मैरी है। ज़ुबान झूठ बोल सकती है मगर गैब का इल्म झूठा नहीं होता। मैं भी पूरे जहाज़ में तमाम मुसाफिरों के सामने साबित कर दूंगा कि तुम्हारा नाम करोना है और तुम टेलीपैथी जानती हो। उसने जल्दी से बोतल को ट्रे पर रखा, फिर उसका हाथ पकड़कर बोली, फॉर गॉड सेक, खामोश बैठे रहो। मैं मानती हूँ तुम्हारा गैब का इल्म सच्चा है, मेरी ज़ुबान झूठी है। और गॉड, तुम इस जहाज़ में क्यों सफ़र कर रहे हो? किसी दूसरे जहाज़ में मरने क्यों नहीं गए? क्या दूसरे जहाज़ में जाने से मर जाती हैं? वो मुट्ठियाँ भींच कर बोली, क्या तुम खामोश रहोगे, मेरी बातें सुनोगे? देखो, मैं तुम्हें इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ कि पागल हो, खतरनाक नहीं हो। मैं तुम्हें प्यार से काबू में रखूंगी तो तुमसे नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो एकदम से सहम कर बोला, मुझे प्यार करोगी? नहीं, मैं तुम्हें अपने करीब नहीं आने दूंगा। मुझे औरतों के मुंह से बहुत डर लगता है, वो प्यार करते करते काटने लगती हैं। वो जल कर बोली, तुम्हें कितनी औरतों ने काटा है? मैंने किसी को नज़दीक नहीं आने दिया। मेरी माँ ने समझाया था कि मर्द की समझ में नहीं आता कि औरत प्यार करने के दौरान में किस तरह गैर महसूस तरीके से काटती रहती है। जब काटते काटते छोड़ती है तो उस वक्त तक मर्द बूढ़ा हो जाता है। बुढ़ापे में उसे पता चलता है कि वो पूरी जवानी कटता रहा है। तुम्हारी माँ ने फजूल सी बात तुम्हें समझाई है। बात फजूल हो या ना हो, खबरदार मुझे प्यार ना करना। अपना मुंह मेरी तरफ लाओगी तो अच्छा नहीं होगा। क्या खुद को गुलफाम समझते हो? मैं तुम्हारे जैसों को मुंह नहीं लगाती। मुझ जैसे को ना लगाओ, दूसरे को लगाओ, मेरा क्या जाता है? वो बेजारी से बोली, मैं तुमसे कुछ बोलकर पछताती हूँ और जब बोलती हूँ तो काम की बात रह जाती है। बेहतर है तुम सो जाओ, सोने के बाद मैं तुम्हारा इलाज करूंगी। वो उसके दिमाग में पहुंचकर उसे सोने पर माइल करने लगी। उसने सीट की पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं। वो उसे ख्याल खुआनी के जरिए थपकने लगी। थोड़ी देर बाद ही उसे इत्मीनान हुआ। पारस के ख्वाबीदा ख्यालात बता रहे थे कि वो गहरी नींद में डूब गया। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि वो उसे हिप्नोटाइज करके अपना मामूल बना सकती है। फिर उसने उसके चोर ख्यालात पढ़े, अपने ख्याल के मुताबिक कुछ अहम मालूमात हासिल की। अहम बातों में एक बात यह थी कि वाकई उसे गैब से दूसरों के अंदर की बातें मालूम हो जाती हैं। वो उसके दिमाग में रहकर उसके अंदर अपनी आवाज़ें सुनती रही थी। उसने दूसरी बात यह मालूम की कि क्या वो वाकई जवान औरतों के प्यार से डरता है। उसके चोर ख्यालात ने बताया कि वो सच कहता रहा है। वो पागल होने के बाद नॉर्मल हुआ है, मासूम है, झूठ नहीं बोलता है। वो अपनी सीट की पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद करके जाहिर करने लगी कि सो रही है, ताकि तनमीमी अमल के दौरान में कोई उसे मुखातिब ना करे। फिर वो उस पर अमल करने लगी। उसके दिमाग से ये दो बातें मिटा दी कि उसका नाम करोना है और वो टेलीपैथी जानती है। फिर उसे इत्मीनान हुआ कि अब ना कभी उसे ये बातें याद आएंगी और ना वो किसी के सामने बकवास करेगा। उसने आखिर में हुक्म दिया, अब वो तनवीमी नींद सोता रहेगा, फिर डिनर से पहले बेदार हो जाएगा। कोरोना ने उस पर अमल से फारिग होकर अपनी आंखें खोलीं। जहाज़ के पुरसुकून माहौल में मुसाफिरों की धीमी धीमी सरगोशियाँ उभर रही थीं। अब वो पारस की तरफ नहीं देखना चाहती थी, मगर देखने लगी क्योंकि पारस ये चाहता था। वो उसकी मर्जी के मुताबिक सोचने लगी, क्या ये सचमुच औरतों के प्यार से डरता है? वो उसके होंठों को देखने लगी, कशिश महसूस करने लगी। उसकी सोच ने पूछा, क्या ये अब तक कुंवारा है? किसी को अपने करीब नहीं आने देता? क्या नींद में भी नहीं आने देगा? वो खिसक कर उसके करीब हो गई। उसने इधर उधर देखा। आगे पीछे कई जोड़े रोमांस के मूड में थे। एक दूसरे को बाजू में लेकर चूमना मायूब नहीं समझा जाता था। वो उसके करीब हो गई। उस वक्त वो एक अजीब सी दीवानावार कशिश महसूस कर रही थी। वो बेख्तियार अपनी सीट से उठकर उसके होंठों पर झुकने लगी। सोचने लगी, मैं उसे मुंह नहीं लगाऊंगी, सिर्फ इतना देखना चाहती हूँ कि कोई प्यार करने के लिए करीब आए तो ये चौंकेगा या नहीं। उसके सोचने से क्या होता है? वो मुंह लगाना नहीं चाहती थी।
पारस ने एक हल्का सा झटका दिया तो वो एकदम से आकर उसके होंठों से चिपक गई, फिर जैसे चिपक कर रह गई। सोचने लगी, अलग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पारस अचानक आंखें खोलकर सहम कर करुणा को देखने लगा, यूं जाहिर करने लगा जैसे उसके प्यार के डर से थर थर कांप रहे। फिर उसने उसे धक्का दिया, वो अपनी सीट पर आकर गिर पड़ी। बड़ी परेशानी से हाँफते हुए उसे देखने लगी, वो भी हाँफते हुए उसे देख रहा था। अपनी मुट्ठियां भींचकर गुस्सा जाहिर कर रहा था। वो सोच रही थी, मुझे क्या हो गया था, मैं इसके प्यार के खौफ को क्यों आजमाना चाहती थी। और गॉड, ये तो बिल्कुल मकनातीस है, मैं तो चिपक कर रह गई थी। वह तंबीह के अंदाज में उंगली उठाकर बोला, तुम बहुत बदमाश हो। अगर मेरी आंख ना खुलती तो मेरी आबरू लूट लेती। बकवास ना करो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अब तुम मेरे मामूल हो, मेरे सामने सर झुकाकर बातें करो। क्या तुमने मुझे टेलीपैथी के जरिए अपना मामूल बनाया? वह हैरानी से बोली, टेलीपैथी? क्या तुम मेरी टेलीपैथी को नहीं भूले हो? बताओ, मेरा नाम क्या है? तुम कैसा बचकाना सवाल कर रही हो? मैं पहले भी बता चुका हूँ, तुम्हारा नाम करुणा है। करुणा ने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। उसे याद आया कि उसकी तन्वीमी नींद पूरी नहीं हुई है। तन्वीमी अमल को जहन पर नक्श होने के लिए कुछ वक्त लगता है, इसलिए मामूल को तन्वीमी नींद सुलाया जाता है। लेकिन करुणा ने अपने अमल के 10 मिनट बाद ही उसके अंदर हलचल पैदा करके उसे जगा दिया था। अमल नाकाम रहा। इसी की तार के दूसरे सिरे पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा हुआ था। वो सफ़र के दौरान में खामोश था, अपने किसी हमसफ़र से बातें नहीं कर रहा था। आसपास कहीं कहीं रोमानी मनाजिर थे, वैसे मनाजिर से भी दिलचस्पी नहीं ले रहा था। लेकिन करुणा जब पारस से चिपक गई थी तो उन दोनों को सवालिया नज़रों से देखने लगा। उसके लिए अजीब सी बात थी कि एक जवान लड़की और जवान मर्द घबरा रहा था, खौफ से थर थर काँप रहा था। ऐसे वक्त बाज मर्द भी शर्माते हैं। अगर वो शर्माता तो हैरानी की कोई बात ना होती, लेकिन वो तो ऐसे खौफजदा हो गया था जैसे कोई बला उससे चिमट गई हो। इस अधेड़ उम्र के शख्स ने यही ख्याल किया, वो लड़की कोई गैर मामूली है, इसके अंदर कोई ऐसी बात है जिसने इस जवान को खौफजदा कर रखा है। ये तजस्सुस पैदा हो गया कि लड़की कौन है और उसके साथ क्यों ऐसा सलूक कर रही है। ऐसे वक्त एक एयर होस्टेस ने आकर पूछा कि मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ। पारस ने कहा, मेरी आबरू खतरे में है, मैं इस लड़की के साथ नहीं बैठूंगा। क्या मुझे दूसरी सीट मिल सकती है? मैं यहाँ से दूर, बहुत दूर जाना चाहता हूँ। होस्टेस ने कहा, सॉरी, कोई सीट खाली नहीं है। एथेंस में जहाज़ रुकेगा, कुछ मुसाफिर उतरेंगे तो हो सकता है कि कोई सीट मिल जाए। करुणा ने होस्टेस से कहा, यह सीट तब्दील नहीं करेगा, यूं ही नाराज़ होकर कह रहे, प्लीज़ तुम जाओ। वो चली गई। ऐसे ही वक्त करुणा ने पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक ली। उसका ख्याल था कि मैडम अल्पा को उसके फरार का इल्म हो गया है, वो उसे तलाश कर रही है। वह अल्पा नहीं थी, अधेड़ उम्र का शख्स था जो कितार के दूसरे सिरे पर बैठा उसे देख रहा था। वह हॉस्टेस के जरिए करुणा और पारस की आवाज़ें सुन चुका था। ये समझ गया कि वो योगा जानती है, यकीनन किसी गैर मामूली सलाहियत की आमिल है। वो दोबारा ख्याल ख्वानी की परवाज़ करके पारस के अंदर पहुंचा। वहां जगह मिल गई। वो पारस के ख्यालात पढ़ने लगा। उसे भी यही मालूम हुआ कि वो पागल खाने से आया है, अब पागल नहीं है। उसे दिमागी सेहतमंदी का सर्टिफिकेट मिल चुका है। उसके ख्यालात ने बताया कि उसके पास बैठी हुई लड़की का नाम करुणा है। करुणा नहीं, मैरी है। वो नहीं चाहती थी कि उसे करुणा कहा जाए और ये भी नहीं चाहती कि उसकी टेलीपैथी का जिक्र किया जाए। पारस एक नॉर्मल होने वाले पागल की हैसियत से बड़े मासूमाना अंदाज में ये ख्यालात पेश कर रहा था। वह अधेड़ उम्र का शख्स ये सुनते ही सीधा होकर बैठ गया कि उसका नाम करुणा है और वो टेलीपैथी जानती है। उसने फ़ौरन ही ख्याल ख्वानी की परवाज़ की, फिर तेजपाल से कहा, मैं जोसेफ विस्की बोल रहा हूँ। तेजपाल ने कहा, हेलो जोसेफ, तुम तो तिलबैब से फ्रैंकफर्ट जा रहे हो ना? हाँ, मैं इस वक्त जहाज़ में हूँ। अल्पा के एक टेलीपैथी जानने वाले जवान को ट्रैप करके ला रहा हूँ। पिछले रोज़ एक और टेलीपैथी जानने वाले को अपना मामूल और महकूम बनाकर यहाँ से रवाना किया था। जोसेफ, तुम अल्पा के टेलीपैथी जानने वालों को मामूल बनाने में कामयाब रहे हो। तुम्हारा एक मामूल ताशकंद पहुँच गया, दूसरे को तुम ला रहे हो। हमारे लिए ये दो बहुत हैं। ये दोनों फाइल की हैसियत से ट्रांसफार्मर मशीन में इस्तेमाल होंगे। वहाँ तुम करुणा को तलाश ना कर सके, कोई बात नहीं है, तुम्हारा ये सफ़र कामयाब रहा है। मैंने ये खुशखबरी सुनाने के लिए तुमसे रब्ता किया है। शायद करुणा मिल गई है, इसी जहाज़ में सफ़र कर रही है। क्या वाकई? फिर तो तुम लकी हो, शिकार खुद ब खुद तुम्हारे करीब आ गया। मुझे मशवरा दो, उसे किस तरह ट्रैप करना चाहिए। वो अपने दिमाग में नहीं आने देगी, वो मेरे दिमाग में आना चाहेगी, मैं भी सांस रोक लूँगा। वो यही समझेगी कि मैं कोई टेलीपैथी जानने वाला दुश्मन हूँ। तेजपाल ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, एयर हॉस्टेस के जरिए उसे हिसाबी कमज़ोरी की दवा खिलाओ। मेरे पास कोई ऐसी दवा नहीं है। जहाज़ में फौरी तिब्बी इमदाद के लिए दवाएं होती हैं, उनमें से कोई जूद असर दवा ज़्यादा मिकदार में खिलाओगे तो उसका फौरी रद्द-ए-अमल होगा। तुम आजमा कर देखो। ठीक है, मैं इस तदबीर पर अमल करूँगा। डिनर के वक्त जहाज़ के तमाम मुसाफिरों को खाना पेश किया जाने लगा। जोसेफ विस्की एक होस्टेस को अपना आलाकार बना चुका था। उसके ज़रिए उसने कोरोना के खाने में दवा मिला दी थी। इसका खातिर ख्वाह नतीजा सामने आया। खाना ख़त्म करने से पहले ही कोरोना का दिल घबराने लगा, सर चकराने लगा। वह सीट की पुश्त से टेक लगाकर बोली, मुझे कुछ हो रहा है, प्लीज़ डॉक्टर को बुलाओ। मुसाफिरों में 2 डॉक्टर थे। उनमें से एक ने उसका मुआयना किया, उसे दवाएं दी, फिर कहा, आंखें बंद करके सीट पर लेटी रहो, जल्द ही आराम आ जाएगा। पारस ने उसकी सीट को बेड बनाया। वो आंखें बंद करके लेट गई। पारस समझ रहा था कि इस जहाज़ में कोई टेलीपैथी जानने वाला मौजूद है।
उसने उसके भी ख्यालात पड़े थे और उसे पागल खाने से आया हुआ शख्स समझने लगा था। पारस को यकीन था कि उसी ने कोरोना को बीमार बनाया है और अब वही खेल शुरू हुआ जो होता आया है। वह शख्स कोरोना पर ज़रूर तनवीमी अमल करेगा। थोड़ी देर बाद यही होने लगा। कोरोना गहरी नींद में थी। जोसेफ विस्की उसके अंदर बोल रहा था, तुम कोरोना हो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बचपन में छोड़कर रूस चले गए थे। वो बोली, हाँ मैं वही हूँ। क्या तुम अपने माँ बाप से रूस जाकर मिलना चाहोगी? जो मुझे छोड़कर चले गए हैं, मैं उनकी सूरत भी नहीं देखूंगी। लेकिन तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जानबूझकर नहीं छोड़ा था। वह मजबूर हो गए थे। अगर वो तुम्हें लेने इसराइल आते तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता, उन्हें गोली मार दी जाती। मैं चाहता हूँ उन्हें मुआफ़ कर दो, उनके पास जाओ, वहाँ तुम्हारी ज़रूरत है। उन्हें मेरी ज़रूरत क्यों है? वहाँ हमें तुम्हारी ज़रूरत है। वहाँ एक ट्रांसफार्मर मशीन तैयारी के आखिरी मराहल में है। 1 हफ्ते बाद उसे पहली बार आजमाया जाएगा। तुम फाइल की हैसियत से उस मशीन के एक बेड पर होगी। किसी मफूल के दिमाग में तुम्हारी टेलीपैथी का इल्म मुंतकिल किया जाएगा। कोरोना खामोश रही। जोसेफ विस्की ने कहा, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम फ्रैंकफर्ट पहुँचने के बाद वहाँ से ताशकंद जाओगी। वहाँ तुम्हारा बाप मिस्टर जॉन आर्मी इंटेलिजेंस का आला ओहदेदार है। वहाँ तुम इज्जत और आज़ादी से रहोगी। फिर उसने कोरोना से पूछा, क्या तुम अल्पा की वफादार हो? मैं किसी की वफादार नहीं हूँ, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हूँ। लेकिन आज से मेरी मामूल और महकूम बनकर रहोगी। मेरे तमाम अहकामात की तामील करती रहोगी। मैं तुम्हारी मामूल और महकूम बनकर रहूँगी। तुम्हारे अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारती रहूँगी। उसने कोरोना को तनमीमी नींद से सोने का हुक्म दिया। वो सो गई। उस वक्त पारस को यह ना मालूम हो सका कि वो आमिल तेजपाल की टीम से ताल्लुक़ रखने वाला जोसेफ विस्की है। वैसे जल्द ही मालूम होने वाला था। जोसेफ को ये नहीं मालूम था कि वो पारस के पास आकर उसकी नज़रों के सामने ये खेल खेल रहा है और ये खेल आगे चलकर बहुत महंगा पड़ने वाला है। हांगकांग के साहिल से दूर नानाका का एक बहरी जहाज़ समुंदर में खड़ा हुआ था। इस जहाज़ में वो तीनों अंडरवर्ल्ड के गॉड फादर्स मौजूद थे। उनकी खुफिया मुलाकात के लिए जहाज़ को समुंदर के उस हिस्से में लाया गया था। ऐसी जगह कोई दुश्मन छुपकर नहीं आ सकता था। आने वाला खुले समुंदर में साफ नजर आ जाता। उसके 6 सैमुराई समुंदर में दूर दूर तक नजरें दौड़ाने के लिए जहाज़ के अर्शे पर चारों तरफ खड़े हुए थे। बाकी 6 सैमुराई जहाज़ के अंदर बड़े हॉल में थे। उस हॉल में वो तीनों गॉड फादर्स बैठे हुए थे। वहाँ 6 सैमुराई में से 2 ऐसे थे जिन्हें सोनिया अपना मामूल बना चुकी थी और 2 ऐसे थे जो तलवारबाजी का मुजाहरा करने के दौरान में ज़ख्मी हो गए थे। उनके ज़ख्म मामूली थे, मरहम पट्टी कर दी गई थी। वह फिर पहले की तरह चाको चौबंद नजर आ रहे थे। लेकिन मुझे उनके दिमागों में जगह बनाने का मौका मिल गया था। मैंने पिछली रात उन्हें भी मामूल बना लिया था। अब वहाँ 4 सैमुराई मेरे और सोनिया के मामूल थे। हम दोनों उनके ज़रिए नानाका के बिल्कुल करीब पहुँचे हुए थे। उसे आसानी से हलाक किया जा सकता था, ये ज़ख्मी करके उसके दिमाग में पहुँचा जा सकता था। लेकिन कुछ करने से पहले अच्छी तरह सोचना समझना लाजमी था। ऐसी जल्दी नहीं थी। वह इस जहाज़ से बाहर समुंदर में कहीं जाने वाला नहीं था। वो तीनों बहुत परेशान थे। नानाका कह रहा था, मैंने उन 4 टेलीपैथी जाने वालों को दोस्त बनाकर बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली है। उन्होंने हमारे एक अहम मुशीर आयरन मैन को हलाक किया और इनकार कर रहे हैं कि ऐसा उन्होंने नहीं किया है। हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। वो बहुत ज़बरदस्त हैं। कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, किस तरह हमारे ख़ास आदमियों के दिमागों में पहुँच रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं चलता है। दूसरे गॉड फादर ने कहा, वो हमारी मदद के लिए आए थे और अब हमारी अंदर बड़ी राजदारी से हमारे खिलाफ क्या कुछ कर रहे हैं हम नहीं जानते। दूसरे गॉड फादर ने कहा, ये चारों तो हमारे लिए फरहाद से ज़्यादा ख़तरनाक बन गए हैं, उनसे किसी तरह पीछा छुड़ाना चाहिए। एक ने कहा, हम आज इसलिए यहाँ जमा हुए हैं, फरहाद के मुकाबले में उनकी टेलीपैथी बहुत महंगी पड़ रही है। हम टेलीपैथी के बगैर इस इलाके के बेताज बादशाह बने हुए थे। हम जहानत, अपनी ताकत और अपने ज़राए के मुताबिक बड़ी आज़ादी से हुकूमत कर रहे थे। लेकिन अब टेलीपैथी जाने वालों के मोहताज बनकर बिल्कुल ही तबाह बर्बाद होने वाले हैं। हमें फ़ौरन ही कुछ करना होगा। नानाका ने कहा, मैं उनसे साफ कह दूंगा कि अब हमें उनके ताउन की ज़रूरत नहीं रही। वो यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन वो नादान बच्चे नहीं हैं, आसानी से नहीं जाएंगे। हमें पहले ये मालूम करना चाहिए कि वो हमारे कौन कौन से राज मालूम कर चुके हैं और हमारे कितने अहम अफराद को अपना मामूल बना चुके हैं। ये मालूम करना बहुत मुश्किल है। हमें दिमागों में घुसना नहीं आता। हम कभी मालूम नहीं कर सकेंगे कि वो कहाँ कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। हमारी सलामती इसी में है कि हम फ़िलहाल रूपोश रहें। हमारे जितने वफ़ादार हैं उन पर भरोसा न करें। दोनों गॉड फादर्स ने तायद की, हमें यही करना चाहिए। नानाका ने कहा, मुझसे वादा करो, जब तक तमाम टेलीपैथी जाने वालों से निजात नहीं मिलेगी उस वक्त तक हम अपनी तन्हाई में किसी हसीना को नहीं बुलाएंगे। वह दुश्मन उसके ज़रिए हमारी शाहरग तक पहुंच जाएंगे। मैं तो कुछ अरसे तक तुम दोनों से भी खुफिया मीटिंग के लिए कहीं रूबरू नहीं आऊँगा। हम अपनी अपनी मोटर बोट के ज़रिए इस जहाज़ से बाहर जाएंगे। एक दूसरे को ये नहीं बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं। कुछ अरसे तक फ़ोन के ज़रिए भी रब्ता नहीं करेंगे। वाकई उन तीनों पर उफ्ताद आ पड़ी थी। वो अपनी सलामती के लिए ठोस मंसूबे बना रहे थे। हमने 2 सैमुराई को हुक्म दिया था कि हमारा इशारा मिलते ही वो एक्शन में आ जाएं।
बाकी 2 सैमुराई में से एक को सोनिया कंट्रोल करने वाली थी और 2 को मैं आलाकार बनाकर इस्तेमाल करने वाला था। एक सैमुराई ने मेरे हुक्म के मुताबिक कहका लगाया, फिर बारन टोड की आवाज़ और लहजे में बोला, हाय नानाका, तुमने फरहाद के खिलाफ हमें दोस्त बनाया और अब दुश्मनी कर रहे हो। नानाका उछल कर खड़ा हो गया। उसने अपनी पुश्त से तलवार खींचकर अपने दोनों हाथों से थामकर सैमुराई से कहा, बायरन टोड, तुम मेरे सैमुराई के अंदर घुस आए हो, मेरे एतमाद को धोखा दे रहे हो। अब तो खुलकर धोखा देना ही पड़ेगा। सोचा था आयरन मैन की हलाकत से इनकार करता रहूंगा और उसकी हलाकत का इल्ज़ाम फरहाद को देता रहूंगा, मगर तुम तो कहीं ज़ेरे ज़मीन जाकर छुपना चाहते हो। दूसरे सैमुराई ने अपनी पुश्त से तलवार खींचकर हार्वे की आवाज़ और लहजे में कहा, हम तुम्हें छुपने से पहले ही ख़त्म कर देंगे। हम यहाँ तुम्हारी जगह अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह बनकर रहेंगे। उस सैमुराई ने नानाका पर हमला किया। वह हमले के जवाब में हमले करने लगा। नानाका बहुत ज़बरदस्त खतरनाक तलवारबाज था। उसने एक के बाद दूसरा पैंतरा बदलते ही सैमुराई की गर्दन उड़ा दी। दूसरा सैमुराई उसके मुकाबले पर आया, फिर तीसरा आया। नानाका चारों तरफ घूम घूम कर तलवार चला रहा था। वहाँ 2 सैमुराई हमारे ज़ेर असर नहीं थे। वो नानाका की तरफ से मुकाबला करने लगे। बाकी 2 गार्ड्स सैम कर एक गोशे में जाकर दुबक गए थे। नानाका को अपने 2 सैमुराई से तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया था। उसने 3 मिनट के अंदर ही हमारे तीनों सैमुराई को मौत के घाट उतार दिया। वो किस्मत का धनी था। मेरे और सोनिया के हमले से बचना मुमकिन नहीं होता, लेकिन वो बच गया था। उसने अपने दोनों सैमुराई से कहा, ऊपर अरशे पर 6 वफादार सैमुराई हैं, लेकिन मैं सिर्फ तुम दोनों पर भरोसा करूंगा। जाओ और हम तीनों गॉड फादर्स की मोटर बोट्स निकालो। हम किसी भी सैमुराई की नज़रों में आए बगैर अब यहाँ से जाएंगे। वो दोनों हुक्म की तामील करने के लिए चले गए। मोबाइल फ़ोन का बजर सुनाई दिया। नानाका ने इसे ऑन करके कान से लगाया, फिर गुस्से से पूछा, कौन है? दूसरी तरफ से बायरन टोड ने पूछा, नानाका इतने गुस्से में क्यों? वो धाड़ते हुए बोला, जलील कुत्ते, तूने मेरे 4 सैमुराई को आलाकार बनाया था, मुझे मार डालना चाहता था। क्या तूने देखा नहीं कि मैंने उन चारों को मौत के घाट उतार दिया है? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तू अपने आलाकारों का मातम करने आ सकता है, तू है तेरी दोस्ती पर। उसने फ़ोन बंद कर दिया। दूसरी तरफ बायरन टोड ने अपने फ़ोन पर हेलो हेलो कहकर उसे मुखातिब किया, फिर फ़ोन बंद करके सोचने लगा, 4 सैमुराई और मेरे आलाकार, इसका मतलब है फरहाद ने फिर मेरे खिलाफ ज़बरदस्त चाल चली है। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए हार्वे, बेकर ब्राइट और साइमन को बुलाया, फिर कहा, हम समझ रहे थे कि फरहाद हम पर हमले करने के लिए हमें तलाश करेगा, लेकिन उसने ऐसी चाल चली जिसकी हम तवक्को नहीं कर सकते थे। हार्वे ने पूछा, अब वो क्या कर रहा है? जो करना था कर चुका है। पहले उसने नानाका के खास मुशीर आयरन मैन को कत्ल किया और उसके दिल में ये शक डाल दिया कि हमने उसे कत्ल किया है। बेकर ब्राइट ने कहा, उसने बचकाना चाल चली है। नानाका हमसे बदजन नहीं होगा, हो चुका है। फरहाद ने उसके 4 सैमुराई को आलाकार बनाकर उस पर कातिलाना हमले कराए और यही जाहिर किया कि हम उन सैमुराई के जरिए उसे कत्ल करना चाहते हैं। वो बच गया और अब उसे पूरा यकीन हो गया कि हम दोस्ती की आड़ में उससे दुश्मनी कर रहे हैं। हार्वे ने कहा, हम उसे समझाएंगे, उसकी गलतफहमी दूर करेंगे। बायरन टोड ने गुस्से से कहा, उसने मुझे गालियां दी हैं, ना वो दोस्ती करेगा और ना हम करेंगे। मैंने कभी अपने माँ बाप से भी गालियां नहीं सुनी। मैं उस कुत्ते को गालियों का ऐसा जवाब दूंगा कि वो जिंदगी भर याद करता रहेगा। बेकर ब्राइट ने कहा, फरहाद यही चाहता था कि हम भी गुस्से में उससे दुश्मनी करें। वो अपने दुश्मनों को हमारे हाथों जलील करना और मारना चाहता है। नानाका मेरे हाथों बुरे अंजाम को पहुंचेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि फरहाद बच जाएगा। उसने एक बचकाना चाल चली और कामयाब हो गया, लेकिन ऐसी चालें हमारे खिलाफ चलेगा तो कुत्ते की मौत मारा जाएगा। साइमन ने पूछा, फरहाद इस वक्त कहाँ होगा? बायरन टोड ने कहा, मार्ली के साथ हांगकांग में है। तुम कैसे जानते हो? मैं ये बता दूं कि वो हांगकांग पहुंचा हुआ है। मैंने फ्लाइंग कंपनी में मार्ली का 2 सीटर और हेलीकॉप्टर देखा है। अब मैं मालूम कर रहा हूँ किस होटल या किस प्राइवेट बंगले में है। हार्वे ने पूछा, तुम हांगकांग क्यों गए हो? एक तवील अरसे के बाद ये मालूम हुआ है कि फरहाद गोशा नशीनी से निकलकर मैदान अमल में आया है। ऐसे वक्त दुश्मन उसे हर तरफ से घेरते हैं, उसे ट्रैप करते हैं, उसे कत्ल करते हैं। बाद में पता चलता है कि वो डमी फरहाद था, लेकिन इस बार सचमुच असल फरहाद हांगकांग में मौजूद है। वो नहीं जानता कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। मैं उसका सामना नहीं करूँगा। उसे अच्छी तरह शिकंजे में लाने के बाद उसका असल चेहरा देखूंगा। फिर टेलीपैथी की दुनिया के सबसे पुराने खिलाड़ी को गोली मारने का एजाज़ हासिल करूंगा। हार्वे ने कहा, मार्ली के तमाम दुश्मन उसे हांगकांग शहर में कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। यहाँ की पुलिस और इंटेलिजेंस वालों ने वार्निंग दी है कि मार्ली को कभी नुकसान पहुंचेगा तो नानाका जैसे मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। लेकिन हमारे खिलाफ कौन कार्रवाई करने आएगा? यह अच्छा मौका है। मार्ली और फरहाद को इसी शहर में घेर कर ख़त्म किया जाए। बेकर ब्राइट ने कहा, अगर वो दोनों किले में चले जाएंगे तो वहाँ तक हमारी रसाई मुमकिन नहीं होगी। बायरन टोड ने कहा, साइमन, तुम पहले भी फ्लाइंग कंपनी के चंद अफराद को आलाकार बनाकर मार्ली के 2 सीटर में खराबी पैदा कर चुके हो। वो बार बार धोखा नहीं खाएंगे, लेकिन तुम वहाँ के अहम अफराद के दिमागों में आते जाते रहो। मार्ली यहाँ से रवानगी के सिलसिले में उन्हें पहले से इतला देगी। इस तरह हमें उसकी यहाँ से रवानगी का वक्त मालूम हो जाएगा। हम उसे जजीरा लिनताओ और किले में जाने से रोक सकेंगे।
बेकर, तुम यहाँ के तमाम होटलों और क्लबों में उन्हें तलाश करो। हार्वे ने कहा, मैं यहाँ के सरकारी अहदेदारों के ख्यालात पढ़ने जा रहा हूँ। उनमें से किसी न किसी को ज़रूर मालूम होगा कि माली का क़याम कहाँ है। वो चारों मुझे और सोनिया को घेरने और ख़त्म करने के लिए भरपूर प्लानिंग कर रहे थे। हम नहीं जानते थे कि वो सब कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। इतनी तो कल थी कि नानाक्का का एतमाद हारने के बाद वो चारों शिद्दत से हमें तलाश करेंगे। उनके लिए आसानी होगी कि मैं माली के साथ हांगकांग में हूँ। दुश्मनों से मोहतात रहने का मतलब है मौत से मोहतात रहो, और उससे तो रहना ही पड़ता है। पैदा होते ही मौत ज़िंदगी को मार डालने की प्लानिंग करती रहती है। सभी के साथ ऐसा होता है। हमारे साथ कुछ ज़्यादा हो रहा था। शिवानी को अपने बंगले में नज़रबंद रखा गया था। बंगले के आगे पीछे दो दो मुसल्ला गार्ड्स दिन रात पहरा देने वाले थे। देखा जाए तो 4 पहरेदार कुछ नहीं होते। शिवानी उन्हें धोखा देकर किसी वक्त भी जा सकती थी, लेकिन आला अहदेदारों ने दरे पर्दा बड़ा सख्त पहरा लगाया था। अपने 3 टेलीपैथी जानने वाले थ्रीजे से कहा था कि वो ख्याल ख्वानी के जरिए कड़ी निगरानी करें। तमाम आला अहदेदारों ने थ्रीजे का ब्रेन वॉश कराया था। फिर स्कॉटलैंड यार्ड के हिप्नोटिज्म के माहिरीन के जरिए उन्हें अपने इदारे का वफादार बनाया था। उन तीनों पर पूरा एतमाद था कि आइंदा उनके मामूल और वफादार रहेंगे। उनके माहिरीन ने यकीन से कहा था कि वो तीनों शिवानी के वफादार रहना भूल चुकी हैं। पोरस या कोई भी टेलीपैथी जानने वाला उनके मुकफ्फल दिमागों में नहीं जा सकेगा। जे काफू ने डायरेक्टर जनरल से कहा, शिवानी का दिमाग गैर मामूली है। कोई भी टेलीपैथी जानने वाला उसकी कमजोरी के बगैर न उसके ख्यालात पढ़ सकता है, न उसे दिमागी कमजोरी में मुब्तला कर सकता है। हम उसके दिमाग में रहकर उसकी निगरानी नहीं कर सकेंगे। जे फ्लो ने कहा, इस तरह हम उसकी और पोरस की गुफ्तगू भी नहीं सुन सकेंगे। हमें यह मालूम नहीं हो सकेगा कि वो क्या सोच रही है और क्या करने वाली है। जे सामू ने कहा, वो बंगले के अंदर तन्हा है। किसी मुलाजिम या मुलाजमा को आने की इजाज़त नहीं देती है। बंगले के आगे पीछे 4 मुसल्ला गार्ड्स हैं। हम उनके दिमागों में रहकर बाहर से ही शिवानी की निगरानी कर सकती हैं। डायरेक्टर जनरल ने कहा, यह बड़ी मुश्किल है। समझ में नहीं आता बंगले के अंदर शिवानी की निगरानी कैसे की जाए। अगर खुफिया इलेक्ट्रॉनिक आलात नस्ब किए जाएंगे तो उस चालाक जासूसा से छुपे नहीं रहेंगे। वो उन्हें नाकारा बना देगी। एक आला अहदेदार ने कहा, इतना इत्मीनान है कि वो हमारे 4 पहरेदारों को धोखा नहीं दे सकेगी। अगर पोरस और दूसरे टेलीपैथी जानने वाले उन पहरेदारों को ट्रैप करेंगे तो हमारे टेलीपैथी जानने वालों को खबर हो जाएगी। वो हमें बर वक्त इतला देंगे तो शिवानी के फरार के तमाम रास्ते मसदूद हो जाएंगे। तमाम ज़मीनी, दरियाई और फ़िज़ाई रास्तों की नाकाबंदी कर दी गई है। हमने अपने तौर पर मुकम्मल इंतजाम किए हैं, लेकिन पोरस ने अदालत में कहा था कि हम फरहाद अली तैमूर की बहू को एक दिन के लिए भी कैदी बनाकर नहीं रख सकेंगे। एक अहदेदार ने कहा, वह 3 घंटों से नज़रबंद है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये स्कॉटलैंड यार्ड है। दुनिया के तमाम मुजरिमों पर हमारे अदारे की दहशत तारी रहती है। यहाँ के ममनू इलाकों में एक चूंटी भी रेंग कर नहीं आ सकती। उसने बचकाना दावा किया है। दूसरे अहदेदार ने कहा, 24 घंटे का एक दिन होता है, 3 घंटे गुजर चुके हैं। बाकी 21 घंटों में वो क्या कर लेगा? क्या हमारे सख्त हिफाजती इंतजामात को तोड़कर आ सकेगा? वह इस सिलसिले में तमाम पहलुओं पर गौर कर रहे थे और मुतमईन हो रहे थे। फिर डायरेक्टर ने कहा, उसने मशीन का जो नक्शा दिया है वो असली है। माहिरीन कहते हैं कि कामयाबी से मशीन तैयार कर लेंगे, लेकिन अकल कहती है कि दुश्मन के दिए हुए तोहफे के पीछे भी कोई चाल होती है। हमारी तवक्को के खिलाफ कोई बात हो सकती है। यह अंदेशा ज़रूर है, लेकिन पोरस की यह बात भी दुरुस्त है कि वो लोग ट्रांसफार्मर मशीन के नक्शे शीरीनी की तरह बांट रहे हैं। यही नक्शा उन्होंने जमहूरिया चीन को दिया। ऐसे ही एक नक्शे से इसराइल में मशीन तैयार हो गई। आइंदा खबर मिलेगी कि दूसरे ममालिक भी ये मशीन तैयार कर रहे हैं या कर चुके हैं। हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। हम ये मशीन ज़रूर तैयार करेंगे। एक अहदेदार ने कहा, अगर मशीन तैयार करने के बाद हमारी तवक्को के खिलाफ कोई नुकसान पहुंचेगा तो हम उसे बर्दाश्त करेंगे। अगर नुकसान ना पहुंचा तो हम चीन और इसराइल की तरह फ़ायदे में रहेंगे। ऐसे वक्त जे काफू ने डायरेक्टर को मुखातिब किया, सर, ममनुआ इलाके में कोई दाखिल हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक आलात काम नहीं कर रहे हैं। वो शिवानी के बंगले से अभी 2 किलोमीटर के फासले पर है। वहाँ जो जासूस और सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके ख्यालात बता रहे हैं कि जो शख्स आया था उसने पता नहीं उन्हें कैसे सैरज़दा किया था। वो वहाँ से गुजर गया है और ये लोग इलेक्ट्रॉनिक आलात के जरिए मुतल्लिका सिक्योरिटी फोर्स को सिग्नल नहीं दे रहे हैं। प्लीज़ फ़ौरन एक्शन लें। डायरेक्टर टेलीफोन के जरिए तमाम मुतल्लिका अफसरान और सिक्योरिटी फोर्स वालों को ख़तरे से आगाह करने लगा। चंद मिनटों में पूरी सिक्योरिटी फोर्स हरकत में आ गई। वहाँ के रास्ते पर गाड़ियाँ दौड़ने लगीं। वो गाड़ियाँ शिवानी के बंगले के चारों तरफ आकर रुक गईं। तमाम गार्ड्स गन्ने उठाए तेज़ी से दौड़ते हुए पोजीशन लेने लगे। उन्हें हुक्म दिया गया था वहाँ आने वाले को गोली ना मारी जाए, गिरफ्तार किया जाए। अगर वो खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश नहीं करेगा तो उसे जख्मी करके कैदी बनाया जाए। उन्हें कोई नज़र नहीं आ रहा था। वो इंतज़ार कर रहे थे। डायरेक्टर के मोबाइल का बजर सुनाई दिया। वो इसे ऑन करके कान से लगाकर बोला, हेलो, मैं डीजी बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी, मैं घनश्याम बोल रहा हूँ। आपने मेरी दरहम पत्नी शिवानी को कैदी बनाया और उसके बंगले के चारों तरफ कर्फ्यू लगा दिया है, मुसल्लह फोर्स का पहरा लगा दिया है। ये जुल्म है, नाइंसाफ़ी है। लेकिन मैं अपनी बीवी से मिलने आया हूँ, उससे ज़रूर मिलूंगा। तुम पागल हो, बेवकूफ़ हो। ये नहीं जानते कि उसे कितनी सख्त निगरानी में रखा गया है। तुम्हें वहाँ जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी।
क्या मैं तुम्हारी इजाज़त का मोहताज हूँ? मैं तो यहाँ पहुँचा हुआ हूँ। क्या? डायरेक्टर ने शदीद हैरानी से पूछा। तुम इस ममनुआ इलाके में हो? क्या तुम्हें कोई नहीं देख रहा है? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हो। मैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक आलात को नाकारा बनाकर इस इलाके में दाखिल हो गया हूँ। शिवानी के बंगले के करीब हूँ। 2 अफसरान और कई मुसल्लह जवान मेरे आसपास हैं, लेकिन मेरी आंखों की हरारत से उनकी खोपड़ियाँ गर्म हो गई हैं। ये मेरी मर्जी के बगैर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। मैं हुक्म दूंगा तो ये खुदकुशी कर लेंगे। जे काफू ने ख्याल ख्वानी के जरिए डीजी से कहा, सर ये दुरुस्त कह रहे। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक आलात की देखभाल कर रहे थे वो इसकी आंखों के सहरजदा हो गए थे। ये यके बाद दीगरे पूरी फोर्स को सहरजदा करता जाएगा। डीजी ने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? कैसे शिवानी से मिलने की इजाज़त दी जाए? मैं चाहता हूँ इसे धोखा दिया जाए। इसे शिवानी से मिलने की इजाज़त दी जाएगी तो फिर वो किसी को सहरजदा नहीं करेगा, शिवानी के इश्क में बंगले की तरफ जाएगा। ऐसे वक्त उसे चारों तरफ से दबोच कर इसके सर और चेहरे को किसी गुलाब से ढांप दिया जाएगा। फिर वो किसी को देख नहीं सकेगा, किसी को सहरजदा नहीं कर सकेगा। इस मशवरे पर अमल किया गया। यूं भी घनश्याम सर से पांव तक एक लिबादे में छुपा रहता था। जिस्म कहीं से नजर नहीं आता था, कभी कभी चेहरे की झलक दिखाई देती थी। ऐसे लिबास में वो शिवानी से मिलने की इजाज़त हासिल करके बंगले की तरफ जाने लगा तो अचानक उसे चारों तरफ से दबोच कर सर से लेकर गर्दन तक पूरे चेहरे को गुलाब से ढांप दिया गया। उसके हाथों को पुश्त पर बांध दिया गया। एक अफसर ने उसे जमीन पर गिराकर कहा, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। फौरन बताओ क्यों आए हो? क्या तुम्हें पोरस ने भेजा है? घनश्याम को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो एक तरफ सर उठाकर बोला, ये पोरस कौन है? क्या मैं अपनी बीवी से मिलने के लिए किसी पोरस से इजाज़त लेकर जाऊंगा? मेरा मुंह तो खोलो। जे सामू ने उस अफसर से कहा, पागल का बच्चा, पोरस को नहीं जानता है, शिवानी के इश्क में आया। दूसरी तरफ डायरेक्टर ने फोन के जरिए शिवानी से पूछा, यह क्या चक्कर है? ऐसे वक्त घनश्याम क्यों मिलने आया है? क्या तुम इसके जरिए फरार हो सकोगी? शिवानी ने कहा, आप लोग बौखला गए हैं। मैं इसे बंगले के अंदर नहीं आने दूंगी। इससे बात भी नहीं करना चाहूंगी तो वह मुझे यहाँ से कैसे भगा कर ले जाएगा। मैं बुरी तरह टेंशन में हूँ, मेरी तबीयत खराब हो रही है। इस पागल को यहाँ से भगाएं और किसी लेडी डॉक्टर को यहाँ भेज दें। उधर घनश्याम चीख चीख कर कह रहा था, शिवानी मैं तुमसे मिलकर जाऊंगा, तुम्हारे लिए मुकदमा लड़ूंगा, तुम्हें इस कैद से रिहाई दिलाऊंगा। एक बार मुझसे मिलकर बातें करो। शिवानी ने दरवाज़ा खोलकर बाहर बरामदे में आकर उसे देखा। पहले तो वो लिबादे में छुपा रहता था, अब गर्दन तक गुलाफ में छुपा हुआ था। वो बोली, मुझसे मिलकर क्या करोगे? मुझे देख नहीं सकोगे। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगी। तुम मुझे सचमुच रिहाई दिलाना चाहते हो तो अब यहाँ से चले जाओ, मेरे लिए कानूनी जंग करो। यूं मुंह पर नकाब डालकर अंधे बनकर बोलते रहोगे तो मुझे रिहाई नहीं मिलेगी। मैं कुछ बीमार हूँ, फॉर गॉड सेक यहाँ से चले जाओ। वो पलट कर अंदर गई, फिर दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। घनश्याम को वहां से जाना पड़ा। डायरेक्टर ने जे काफू से कहा, शिवानी टेंशन में है, उसे तिब्बी मुआयने की ज़रूरत है। हम अपने इदारे की काबिल एतमाद लेडी डॉक्टर को भेज रहे हैं। तुम तीनों उस डॉक्टर के दिमाग में मुसलसल रहोगे। दुश्मन हमारी तवक्को के खिलाफ कोई चाल चल सकती हैं। जे काफू ने कहा, आप इत्मीनान रखें, हम तीनों उसके दिमाग में मोहतात और मुस्ताद रहेंगे। दुश्मन हमें धोखा नहीं दे सकेंगे। 15 मिनट बाद शिवानी को इतला दी गई कि उसकी जानी पहचानी लेडी डॉक्टर मुआयने के लिए आ रही है। अगर वो टेंशन में है तो उसे जहनी आसूदगी के लिए दवाएं दी जाएंगी। फिर उसे वार्निंग दी गई कि वो पोरस की बातों में आकर लेडी डॉक्टर को नुकसान पहुंचाने और वहां से फरार होने की हमाकत ना करे। उनके टेलीपैथी जाने वाले लेडी डॉक्टर की हिफाजत के लिए मौजूद रहेंगे। 7 घंटे गुजर चुके थे, रात हो चुकी थी। बंगले के तरफ अब पहले जैसी मुसल्ला फोर्स नहीं थी। सामने एक जीप में एक सिक्योरिटी अफसर 2 गार्ड्स के साथ मौजूद था। उसने लेडी डॉक्टर की कार को अच्छी तरह चेक किया, इसे गौर से देखा, फिर जाने की इजाज़त दी। कार अहाते के अंदर जाकर बरामदे के सामने रुक गई। लेडी डॉक्टर ने दरवाजे पर आकर कॉल बेल के बटन को दबाया। शिवानी ने आकर दरवाज़ा खोला, फिर मुस्कुराकर उसे अंदर बुलाया और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। स्कॉटलैंड यार्ड के तमाम आला ओहदेदार मुतमईन थे। एक तो सख्त हिफाजती इंतजाम थे, फिर ये 3 टेलीपैथी जानने वाले उससे लेडी डॉक्टर के अंदर मौजूद थे। ये बात अकल में नहीं आ सकती थी कि ऐसे में खिलाफ तवक्को कोई बात हो सकती है। हाँ, जो कभी नहीं सोच सकते थे वो बहुत पहले हो चुका था। पोरस ने हांगकांग में बड़ी मेहनतों से 3J को अपना मामूल बनाया था। वो उनसे महरूम होने वाली बाजी हारना गवारा नहीं कर सकता था। उसने स्कॉटलैंड यार्ड वालों को मौका दिया था कि उन तीनों के ब्रेन वॉश करें और उन पर तनवीमी अमल कराएं। वो तनवीमी अमल के दौरान में उनके अंदर मौजूद रहा। जब उन्हें तनवीमी नींद से सुलाया गया तब उसने दोबारा मुख्तसर से अमल के जरिए उन्हें अपना मामूल बना लिया था। वो दरे पर्दा भी पोरस के ही वफादार थे। आधे घंटे बाद बंगले का दरवाज़ा खुल गया। लेडी डॉक्टर बाहर आकर कार में बैठ गई। वो कार स्टार्ट होकर वहाँ से जाने लगी। कार के ड्राइवर को पहले ही आलाकार बना लिया गया था। वो तेज़ी से ड्राइव करता हुआ वहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक मैदान में आया। वहाँ एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था। लेडी डॉक्टर कार से निकलकर तेज़ी से चलती हुई हेलीकॉप्टर में आकर बैठ गई। फिर पंखे गर्दिश करने लगे। हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद होकर प्रवास करता हुआ वहाँ से जाने लगा।
थोड़ी देर बाद आला ओहदेदार को इतला दी गई कि एक बहुत बड़े प्ले ग्राउंड में एक हेलीकॉप्टर आकर उतरा था। हेलीकॉप्टर के पायलट ने कोडवर्ड्स में सिग्नल दिए थे, जिससे यकीन हुआ कि वो स्कॉटलैंड यार्ड का कोई हेलीकॉप्टर है। लेकिन आधे घंटे बाद ही वह हेलीकॉप्टर कोई फ्लाइंग सिग्नल दिए बगैर वहां से चला गया। उन तमाम ओहदेदारों की तवज्जो शिवानी की तरफ थी। वो इंतजार कर रहे थे कि लेडी डॉक्टर उसे दवाएं देकर वापस जाएगी तो 3J उनसे रब्ता करेंगे। लेकिन 1 घंटा गुजरने के बावजूद उन्होंने रब्ता नहीं किया। एक ने हैरान होकर पूछा, ये तीनों टेलीपैथी जानने वाले खामोश क्यों हैं? क्या शिवानी का मुआयना कर दें और दवाएं देने में इतना वक्त लगता है? डॉक्टर अभी तक वापस नहीं गई है? बंगले के बाहर ड्यूटी पर रहने वाले सिक्योरिटी अफसर से रब्ता किया गया। उस अफसर ने कहा, सर लेडी डॉक्टर बहुत पहले ही वापस जा चुकी है। डीजी ने हैरानी से कहा, जब वो जा चुकी है तो 3J मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे? उन तीनों टेलीपैथी जाने वालों को एक बहुत बड़ा बंगला अलॉट किया गया था। इस बंगले के तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स रहा करते थे। वो सब योगा के माहिर थे, ताकि वो 3J कभी उन्हें आलाकार बनाकर वहां से फरार ना हो सके। वहां के सिक्योरिटी अफसर से पूछा गया, क्या वो तीनों अपने बंगले के अंदर हैं? यस सर, हमने उन्हें बंगले के बाहर आते नहीं देखा। उन्हें अंदर ही होना चाहिए। उस अफसर को हुक्म दिया गया, दरवाजे पर जाओ, दस्तक दो। उसे खुलवाने के बाद अंदर जाकर देखो वो तीनों मौजूद हैं या नहीं। हुक्म की तामील की गई। दरवाजे पर बार बार दस्तक दी गई। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सिक्योरिटी अफसर अपने गार्ड्स के साथ दरवाज़ा तोड़कर अंदर आया। वो तीनों डाइनिंग रूम में नजर आए। वो फर्श पर इधर उधर बेहिस हरकत पड़े हुए थे। वो सब तेज़ी से उनके पास गई। उनका मुआयना किया तो पता चला वो जिंदा हैं, होशो हवास में भी हैं, लेकिन बेहद कमज़ोर हैं। कमज़ोरी इतनी है कि उनमें बोलने की भी सक्कत नहीं है। उनके लिए फ़ौरन तिब्बी इमदाद तलब की गई। आला ओहदेदारों को इतला दी गई। डीजी ने परेशान होकर उस सिक्योरिटी अफसर से रब्ता किया जो शिवानी के बंगले के बाहर ड्यूटी पर था। उसे हुक्म दिया गया, फ़ौरन बंगले के अंदर जाओ और शिवानी के बारे में रिपोर्ट दो। वो अफसर बंगले के बरामदे में आया। दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने अंदर आकर देखा, एक बेड पर लेडी डॉक्टर पड़ी हुई थी। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और मुंह पर टेप चिपका हुआ था। उन्होंने उसके हाथ पांव खोले, मुंह पर से टेप हटाया, फिर पूछा, शिवानी कहाँ है? लेडी डॉक्टर ने कहा, वो यहाँ से मेरा लिबास पहनकर बाहर गई थी। ओ गॉड, वो शिवानी थी। हम समझ रहे थे तुम अपनी कार में जा रही हो। मैंने वापसी में कार की खिड़की से झांक कर देखा था। ताज्जुब है, उस कार की पिछली सीट पर तुम दिखाई दे रही थी। वो मैं नहीं थी, मैं तो यहाँ हूँ। उस लेडी डॉक्टर को आला ओहदेदारों के सामने पेश किया गया। उसका और सिक्योरिटी अफसरों का बयान सुना गया। उधर 3 टेलीपैथी जानने वालों को जूद असर दवाएं दी गई थीं। वो किसी हद तक बोलने के काबिल हो गए। उन्होंने बयान दिया, हम डाइनिंग टेबल के अतराफ बैठे खाना खा रहे थे और दिमागी तौर पर लेडी डॉक्टर के अंदर मौजूद थे। जब वो शिवानी का मुआयना कर रही थी, ऐसी वक्त हमें कमज़ोरी का एहसास हुआ। चंद सेकंड के बाद ही हमारी ख्याल ख्वानी की लहरें वापस आ गईं। हम कमज़ोरी के बायस ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं रहे। डीजी ने पूछा, तुम्हारे खाने पीने की चीज़ों में ज़रा रसान दवाएं किसने मिलाई होंगी, कैसे मिलाई होंगी? वहाँ के डॉक्टरों को हुक्म दिया गया कि उनके खाने पीने की चीज़ों को चेक किया जाए और आइंदा चेकिंग के बगैर कोई चीज़ उनके किचन और फ्रिज में ना पहुँचाई जाए। लेडी डॉक्टर की कार के बारे में रिपोर्ट मिली कि वो एक प्ले ग्राउंड में खड़ी हुई है। उसी मैदान में हेलीकॉप्टर आया था। यूं बात समझ में आ गई कि शिवानी उसी हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ से फरार हो चुकी है। अब कुछ नहीं हो सकता था। तमाम आला ओहदेदारान के सामने वहाँ के नामवर जासूस और मुसल्लह अफसरान खड़े हुए थे। उन सबके सर झुके हुए थे। डीजी ने कहा, कितना ज़बरदस्त हिफाजती इंतज़ाम किया गया था। कोई इंसानी ताकत शिवानी को इस बंगले से बाहर नहीं ले जा सकती थी, लेकिन पोरस उसे ले गया। एक ओहदेदार ने कहा, हम में से किसी ने यह नहीं सोचा था कि वो हमारे तीनों टेलीपैथी जानने वालों को नाकारा बना देगा। उन्हें नाकारा बनाने के बाद ही उसने बाजी जीती है। एक ने सवाल किया कि हम में से किसी की भी अक्ल में ये बात नहीं आई कि वह ऐसा कर सकता है। आइंदा हम याद रखेंगे, अपने तीनों टेलीपैथी जानने वालों पर आंच नहीं आने देंगे। उनका खाना पहले दूसरों को खिलाया जाएगा, फिर उन्हें खाने को दिया जाएगा। वो सब उतना ही सोच रहे थे जितनी उनकी अकल थी। ये बात उनके वहम और गुमान में भी नहीं आ सकती थी कि उन तीनों टेलीपैथी जानने वालों ने पोरस के हुक्म के मुताबिक एसाबी कमज़ोरी की दवाएं खुद ही अपने हलक से उतारी थीं। ऐसी चोरी और चालबाजी को कभी कोई नहीं समझ सकता था। उनमें से एक जवान अफसर ने आगे बढ़कर एक कुर्सी पर बैठते हुए डीजी से कहा, मिस्टर डीजी, ये स्कॉटलैंड यार्ड है। पूरी दुनिया में इस इदारे का रोब और दबदबा है, लेकिन मैंने फूले हुए इस गुब्बारे से हवा निकाल दिया है। डीजी ने नागवारी से पूछा, तुम कौन हो? हमारे सामने बैठने की जुर्रत कर रहे हो? मैं पोरस बोल रहा हूँ। मेरे बैठने पर एतराज़ कर रहे हो? क्या मुझे इस कुर्सी से उठा सकोगे? तमाम ओहदेदार और अफसरान सवालिया नज़रों से डीजी को देखने लगे। वो बोला, तुम्हें यहाँ से उठाकर फेंकना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम टेलीपैथी के जरिए जंग लड़ रहे हो और हम इस हथियार से खाली हैं। जंग के दौरान में हथियार से ज़्यादा जहानत बहुत ज़रूरी होती है। ये जहानत है जिसने तुम्हारे 3 टेलीपैथी के हथियारों को नाकाम बना दिया है। तुमने ऐसा तनहा तो नहीं किया, तुम्हारे पीछे टेलीपैथी जानने वालों की फ़ौज है। ये कभी यकीन नहीं करोगे कि मैंने अपनी बीवी की रिहाई के लिए जो कुछ किया है तनहा किया है। बेशक मेरे पीछे टेलीपैथी जानने वालों की कमी नहीं है,
जब हालात बहुत मजबूर करते हैं तब मैं उन्हें इस्तेमाल करता हूँ, इसीलिए तो मशीन का नक्शा तुम्हें दिया। टेलीपैथी जानने वाले सुराग रसानों की फौज बनाओ, फिर ये शिकायत नहीं होगी कि हमारे मुकाबले में इस हथियार से खाली हो। जब मशीन का नक्शा हमें मिल ही गया है तो हम उसे ज़रूर तैयार करेंगे, जल्दी तैयार करेंगे। और तुमने ये बहुत अच्छी बात बताई है कि टेलीपैथी से ज़्यादा जहानत ज़रूरी है। हम तुम्हारी इस बात को कभी नहीं भूलेंगे, उस फौजी अफसर ने कुर्सी से उठकर कहा। और ये भी ना भूलना कि हम जो कहते हैं कर गुजरते हैं। मैंने कहा था ना, फरहाद अली तैमूर की बहू को एक दिन के लिए भी कैदी बनाकर नहीं रख सकोगे। तुम देख रहे हो, वो आज़ाद होकर स्कॉटलैंड यार्ड के तमाम अहम राज लेकर यहाँ से जा चुकी है। वह बोलने वाला जवान खामोश हो गया, अफसरों की कतार में जाकर अदब से खड़ा हो गया। तब पता चला कि पोरस जा चुका है।